दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अगर आपको कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कहानियों का लुत्फ उठाएं। आपका सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना हमें हमारे काम को लेकर प्रेरित करता है। इसके लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब। 11 ऑक्शन देवांश और अनामिका के बीच कंपटीशन। अब तक आपने पढ़ा कि मार्था के बार बार कहने पर नताशा देवांश को बहुत सारे मैसेज करती है, मगर देवांश किसी का जवाब नहीं देता। अब आगे, अनामिका को हमेशा से लगता था कि उस रात अस्पताल में जो आग लगी थी वह अपने आप नहीं लगी थी। अचानक से बारिश वाली रात में इतनी बड़ी आग लग गई कि सब कुछ राख हो गया। हमेशा इसमें एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी ने वह आग जानबूझकर लगाई थी। आदेश बोला, बॉस, अगर मुझे सचमुच पता चला ना कि किसी ने जानबूझकर वो आग लगाई थी और उसकी वजह से आपको मेहता परिवार में इतनी सारी मुश्किलें झेलनी पड़ी, तो मैं इतनी आसानी से उन्हें नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी देर बात करने के बाद जब अनामिका ने देखा कि ऑलमोस्ट उसके जाने का टाइम हो गया है और श्रेया लगभग उनकी भी डिसाइड की हुई जगह पर पहुंच गई होगी, तो उसने कॉल करके नीचे जाते हुए कहा, मॉम, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। सीता जी पूछना चाहती थी कि उनकी बेटी कहाँ जा रही है, किससे मिलने जा रही है, क्या करने जा रही है, मगर उन्हें डर था कि वह उसे डिस्टर्ब कर देगी, इसलिए उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्या मैं महेश को कहूँ तुम्हें ड्राइव करने के लिए। तभी नताशा बोली, मॉम, मैं अभी अभी महेश अंकल के साथ कहीं जा रही थी अपने एक दोस्त से मिलने। ये सुनकर सीता जी की बहू आपस में सिकुड़ गई और वह बोली, क्या डेविड तुम्हें नहीं ले जा सकता? डेविड अंकल तो यहाँ इस टाइम पर हमेशा ही सोते रहते हैं, अगर हमने अभी उन्हें जगाया तो बहुत अच्छे हालत में नहीं रहेंगे और इस तरह आधे नींद वाली हालत में ड्राइविंग करना सेफ नहीं है। नताशा बोली और फिर समझने का नाटक करते हुए अनामिका को देखकर बोली, अनु, अगर तुम्हें कोई अर्जेंट काम है तो मैं अपनी फ्रेंड को फोन करके उसके साथ मिलना कैंसिल कर दे सकती हूँ, उसके बाद महेश अंकल तुम्हें ले जाएंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मैं कार चला सकती हूँ। लेकिन तभी अनामिका को याद आया कि जिस दिन उसे लेने के लिए महेश अंकल आए थे तो वह रोल्स रॉयस बुरी तरह से डैमेज हो गई थी, इसलिए उसने पूछा, क्या और कोई गाड़ी है घर में? सीता जी ने जवाब दिया, ऑफकोर्स, हमारे पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, पहले ड्राइवर अंकल के साथ गैरेज में जाओ और जो चाहिए वह तुम ड्राइविंग के लिए चूज कर सकती हो, कोई भी एक। अनामिका सरप्राइज हो गई। सीताजी ने इंटरकॉम से डायरेक्टर महेश अंकल को कनेक्ट किया और कहा, महेश यहाँ आओ और अनु को गरज में लेकर जाओ। वह गरज लगभग 2 फ्लोर्स में था और वहां पर बहुत तरह की लिमिटेड एडिशन गाड़ियां रखी हुई थी, अलग अलग कलर्स में। मेरे परिवार करता क्या है? अपने सामने इतनी सारी लग्जरियस गाड़ियों को देखकर अनामिका शॉक हो गई और आखिर में उसने पूछ लिया, मिस अनामिका, क्या आपको नहीं पता? महेश अंकल सरप्राइज हो गए। उन्हें लगा था कि श्रवण जी को सब पहचानते हैं क्योंकि वह इंडिया के सबसे अमीर इंसान है। आफ्टर ऑल, कौन देश के सबसे अमीर इंसान को नहीं जानता होगा? वह बोले, बोस इंडिया के सबसे अमीर इंसान है और लगातार 12 सालों से वह नंबर 1 पोजीशन पर बने हुए हैं। लेकिन जब पिछले साल बोस रिटायर हो गए तो यंग मास्टर ने ग्रुप टेक ओवर कर लिया और वह इंडिया का सबसे अमीर इंसान बन गए। भले ही नाम किसी का भी हो, लेकिन सब ओबरॉय परिवार का हिस्सा थे। अनामिका समझ गई। मदन ने और मीना ने पहले कहा था कि उसके पेरेंट्स कोई काम नहीं करते, लेकिन उसका कारण ये था। थोड़ी देर बाद एक फ्रेशी स्पोर्ट्स कार ओबरॉय मेंशन से निकली और मैनन रोड पर दौड़ने लगे। अनामिका ने सबसे सस्ती की गाड़ी चूज की थी, मगर वह भी करोड़ों की थी, अट्रैक्शन अवॉइड करने के लिए। अनामिका ने उस कार को एक नजदीक के ही अंडरग्राउंड गैराज में पार्क कर दिया, जहां श्रेया उसका कुछ देर से इंतजार कर रही थी। जब अनामिका उसे गाड़ी से उतरी तो श्रेया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने अनामिका के लिए लग्जरियस कार की तरफ कुछ सेकंड देखने के बाद क्यूरियोसिटी से पूछा, क्या ये तुम्हारी फैमिली की गाड़ी है? भले ही श्रेया जानती थी कि अनामिका इस वक्त मुंबई के मालाबार हिल वाले एरिया में रह रही है, जहां काफी अमीर लोग रहते हैं, लेकिन ये गाड़ी कोई मामूली अमीर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। श्रेया ने शॉक होते हुए पूछा, तुम्हारी बायोलॉजिकल फादर की फैमिली कौन सी है? ओबरॉय फैमिली, श्रवण ओबरॉय। श्रेया की हैरानी से बड़ी हो गई। तुम उन्हें जानती हो? कौन देश के सबसे अमीर इंसान को नहीं जान सकता? अनु, तुम बहुत लकी हो, श्रेया ने एक्साइटेड होकर कहा। एक बार यह मेहता परिवार को पता चल गया ना तो वह 7 जन तक रोएंगे। थोड़ी देर बाद वह लोग एक लग्जरियस प्राइवेट मेंशन में पहुंचे, जो लाइट्स में जगमगा रहा था। उस मेंशन में 22 एंट्रेंस थे और अगर उसे आसमान से देखा जाए तो वह किसी बच्चे की सूरज की ड्राइंग लग सकता था। वहां पर हर एक गाड़ी अलग अलग एंट्रेंस से इंटर हुई और अलग अलग गैराज में जाकर रुकी और पार्किंग करने के बाद सब लोग अपने अपने एलिवेटर से प्राइवेट रूम में पहुंचे। इस प्रक्रिया के दौरान कोई भी दूसरे गेस्ट को नहीं देख सकता था और प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी कोई उनसे नहीं मिल सकता था। यहाँ की प्राइवेसी और सिक्योरिटी की वजह से ही यहाँ की एंट्री टिकट की डिमांड बहुत हाई थी, लेकिन श्रेया जो देसाई परिवार की प्रिंसेस थी उसके लिए टिकट कोई बड़ी बात नहीं थी और उसके अलावा वह और अनामिका यहाँ रेगुलर आते जाते थे। पार्किंग के बाद उन्होंने तीसरे फ्लोर की प्राइवेट रूम के लिए एलिवेटर लिया, जो पूरी तरह से ड्रिंक और स्नैक से भरा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ नताशा ऐसी जगह पर पहले ही बाहर आई थी। अगर उसकी एक अच्छी दोस्त उसे गाइड नहीं कर रही होती तो उसे पता ही नहीं चलता कि बाहर कैसे जाना है। यह एक गॉर्जियस प्राइवेट मेंशन था, जो सचमुच एक अंडरग्राउंड ऑक्शन हाउस। नायरा, तुम ऐसी जगह के बारे में कैसे जानती हो? नताशा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड नायरा खन्ना को बताया था कि दोपहर में कि उसे नहीं पता कि उसे बीमार देवेंद्र जी को क्या गिफ्ट देना है, तो नायरा ने ही उसे यहाँ आने का सॉल्यूशन दिया। मैं यहाँ अपने भाई के साथ कई बार आई हूँ। यहाँ पर बहुत सारी रेयर और प्रेशियस चीज मिलती है, बस तुम रुको और इंतजार करो कि देवेंद्र जी को पसंद का कुछ मिलता है या नहीं। अगर तुम्हें वैसे कुछ मिल गया तो उसे खरीद कर उन्हें दे देना, वह डेफिनेटली बहुत खुश होंगे। नायरा भी एक अमीर परिवार से थी, इसलिए उसे लगा कि देवेंद्र जी को नॉर्मल लग्जरियस चीज पसंद होगी, लेकिन उनके ऊपर इंप्रेशन जमाने के लिए यहाँ ऑक्शन से चीज खरीदना ज्यादा बेहतर होगा, जो मार्केट में नहीं अवेलेबल होती। हम और कोई क्यों नहीं दिख रहे? नताशा कंफ्यूज हो गई। यहाँ पर सब प्राइवेट रूम है। इस हाल में टोटल 32 रूम से टोटल, जो पूर्व सर्कल में है और स्टेज मिडिल में, लेकिन कोई भी स्टेज का होस्ट नहीं करेगा। ऑक्शन ऑटोमेटिक होगा। क्या तुम्हें पता है, हर रूम में एक बड़ी ग्लास वॉल है जिससे हम आसानी से ऑप्शन आइटम्स को देख सकते हैं। हम बाहर तो सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन बाहर वाला कोई हमें अंदर नहीं देख सकता। अपनी बेस्ट फ्रेंड की बातें सुनकर नताशा को थोड़ी जलन होने लगी। अगर उसके पांचों भाई उसे पहले यहाँ लेकर आए होते तो उसने इतना कुछ मिस नहीं किया होता। वहीं प्राइवेट रूम नंबर 1 में ऋषि देवांश के पीछे खड़ा था। उसने कहा, रिस्पेक्टफुली कहा, सर, और डीजी हर आखिरी में आएगा। देवांश जो सोफे पर बैठा हुआ था उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ। उसने सुना था कि हॉट डिजीज पर बहुत अच्छे से काम करता है, इसलिए वह यहाँ ऑक्शन में उसे खरीदने आया था और खरीदने के बाद वह मेडिकल एक्सपर्ट को और स्टडी के लिए दे सकता था। ऑक्शन स्टार्ट हो गया। ऑक्शन स्टार्ट होते ही स्टेज 2 हिस्सों में बढ़ गया और ऑक्शन की पहली चीज ऊपर दिखाई थी और उसे बड़ी सी स्क्रीन पर उसे चीज की पूरी हिस्ट्री और उसकी वैल्यू दिखाई देने लगी। उसे इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर उसे आइटम के एवरी डिटेल, एवरी पार्ट को क्लियरली दिखाया जा रहा था।
ये पहला आइटम हाथ रिवाइव रिपोर्टेडली था, जो हॉट डिजीज पेशेंट के लिए इस्तेमाल होता था, जैसे उन्हें काफी बेहतर महसूस होता था। अगर कोई इंसान ठीक है तो इसे पीने से उसकी हेल्थ काफी अच्छी रह सकती है, और अगर कोई इंसान बीमार है तो उसे पी लेने से दर्द से तुरंत आराम मिल सकता है, और दूसरी मेडिसिन के साथ मिलने पर कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। इसके सिस्टम एक्सप्लेनेशन के दौरान ही हॉट रिवाइव मेडिसिन स्क्रीन पर क्लोजली दिखाई देने लगी, ताकि सब लोग उसे क्लियरली देख पाए। अनु, क्या ये वह बचा हुआ पदार्थ नहीं है जो पिछली बार तुमने हॉट एसी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया था? हाँ, अनामिका ने बिल्कुल छुपाया और सच्चाई से जवाब दिया, इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। भले ही सामने वाली दवाई हॉटेस्ट मेडिसिन की तरह इफेक्टिव नहीं थी, लेकिन उसे में अभी भी कुछ मेडिसिनल वैल्यू थी, इसलिए वह बर्बाद बिल्कुल नहीं होगी। प्राइस शुरू होगा 20,000 से। प्राइस देखकर श्रेया हैरान हो गई और बोली, सिर्फ बचे हुए छोटे से सामान के भी 20,000? बोल के सामने 3 बटन थे जिन पर लेवल लगे थे 10,000, 50,000 और 1,00,000 के। दूसरे शब्दों में सबसे मिनिमम बोली 10,000 रुपए के लगाई जा सकती थी। श्रेया सामने ऑक्शन में चल रही दवाई के बढ़ते हुए दाम को देख रही थी। काफी सारी बिलरी के बाद उसे दवाई की कीमत ऑलरेडी 2 लाख तक पहुंच गई थी। नताशा, ये काफी अच्छा है, तुम इसे खरीद कर देवेंद्र जी के लिए शुभ बना सकती हो। यह उनकी हेल्थ के लिए काफी अच्छा होगा और वो समझ जाएंगे कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो और उन्हें बहुत पसंद भी आएगा। नताशा भी ये खरीदना चाहती थी, लेकिन दूसरे लोग उसे खरीदने के लिए काफी ऊंची बोली लग रहे थे। उसने कई बार 10,000 वाले बटन को दबाया था, मगर उसे कोई कामयाबी नहीं मिली। उसने रिस्क लेने का डिसाइड किया और 2 बार 1,00,000 वाले बटन को दबा दिया। पूरा रूम और शांत पड़ गया। 2,50,000 की बोली पहली बार लगाई गई है। 250,000 2,50,000 सोल्ड। कंग्रेचुलेशन। बॉक्स नंबर 19, आपको ये हॉट रिवाइव की बोतल मिलती है। श्रेया को यकीन नहीं हो रहा था कि अनामिका की दवाई में जो बचा हुआ मटेरियल था उसकी कीमत भी इतनी ज्यादा हो सकती है। उसने पूछा, अनु, क्या अगली बार वह बचा हुआ पदार्थ मैं ले सकती हूँ? अनामिका ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैंने वह तुम्हें दे दिया तो तुम्हें पता है कि उसके साथ क्या करना है। ही तुम मदद कर सकती हो ना उसे इस्तेमाल करने में। वही नताशा फाइनली ऑक्शन जीत गई तो उसने एक्साइटमेंट के मारे अपने बेस्ट फ्रेंड को गले लगा लिया। आगे कुछ आइटम्स ऑफ डेकोरेशन के लिए थे जिसमें उसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वह जल्दी घर चली गई सूप बनाने। जब तक मेन ऑक्शन स्टार्ट हुआ तब तक 2 घंटे लेट हो चुकी थी। सर, हॉट जी मेडिसिन, ऋषि बोला। स्टेज पर कुछ फ्रेश ग्रीन प्लांट स्टेज पर दिखाई दिए जो काफी महंगे थे। प्राइस शुरू होगी 1,00,000 रुपए से। ऋषि जानता था कि उसके बॉस को यह चीज चाहिए, तो उसने सबसे पहले आगे बढ़कर 10 लाख रुपए की बोली लगा दी। इतनी बड़ी अमाउंट एक ही बार में देखकर सारे लोग शॉक हो गए। 10 लाख रुपए डायरेक्ट शायद जीतना चाहता है, लेकिन दूसरे बॉक्स वाले इंसान भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। बिडिंग स्टार्ट हो गई। 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख। श्रेया ने आगे बढ़ती हुई बोली को देखा और पूछा, अनु, हम कितना बिड कर सकते हैं? और 10 लाख कर दो। श्रेया ने बिडिंग बटन लगाया तो 1,00,000 की चीज 50 लाख तक पहुंच रही थी। रूम में शांति फैल गई। 10 लाख रुपए सिर्फ अच्छे हो हॉटेजी हाउस के लिए नहीं थे, सिर्फ एक के लिए थे और 6 के लिए, इसका मतलब 3 करोड़ होंगे। इसलिए किसी की और हिम्मत ही नहीं हुई आगे बोली बढ़ाने के लिए। लेकिन जैसे ही श्रेया और अनामिका ने सोचा कि वह जीत गए, बॉक्स नंबर 1 से किसी ने फिर बोली आगे बढ़ा दी 60 लाख रुपए, जिससे रूम एक बार फिर शॉक हो गया। अनामिका और श्रेया ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बॉक्स नंबर 1 में बैठा इंसान इतनी आगे बोली बढ़ाएगी, लेकिन बॉक्स नंबर 3 में बैठी हुई अनामिका भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसने आगे बोली बढ़ाई -70 लाख। बॉक्स नंबर 1 -80 लाख। बॉक्स नंबर 3 गुस्से में -90 लाख। बॉक्स नंबर 1 करोड़। पूरा रूम शांत बढ़ गया। सब लोग बॉक्स नंबर 1 और 3 के बीच में हो रही लड़ाई को देख रहे थे, जिसमें बॉक्स नंबर 2 जो उन दोनों के बीच था उसे काफी ऑकवर्ड लग रहा था। वह उन दोनों बिग शॉट के बीच में सैंडविच बना रहा था। अनु, हम और हाइब्रिड नहीं कर सकते ना? हम हॉटेजी हब से जो मेडिसिन बनाते हैं वह भले ही बहुत महंगी होती है, मगर उनकी कीमत 1 करोड़ तो नहीं होती है। बिग फिर से आगे बढ़ी तो श्रेया ने शॉक होकर बॉक्स नंबर 1 की तरफ देखते हुए कहा, उस बॉक्स में जो लोग बैठे हुए हैं वह कोई सिंपल नहीं है, हमें केयरफुल होना होगा। हॉटेजी हब से हम लक्ष्मी दादी की जान बचा सकते हैं, अनामिका बोली और उसने फिर से 10 लाख बोली आगे बढ़ा दी। मुझे आज किसी भी कीमत पर वह चाहिए। अनु, बॉक्स नंबर 3 ने फिर 10 लाख रुपए बढ़ा दिया। सब लोग हैरान हो गए, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि हॉटेज प्लानट के लिए कोई इतनी दाम लगाएगा। कौन है ये लोग सर? ऋषि ने भी उम्मीद नहीं की थी कि बोली इतनी आगे बढ़ जाएगी। उसने पूछा, क्या हमें बोली आगे बढ़नी चाहिए? प्राइस ऑलरेडी मेडिसिन की वैल्यू से ज्यादा आगे बढ़ चुका है। आगे बढ़ो। देवांश की आवाज अभी भी बहुत ही कुल और शांति। गैप मेंटेन करो। यस सर। ये सुनते ही ऋषि ने तुरंत 30 लाख की बोली बढ़ा दी। बॉक्स नंबर 1 ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए अनाउंस किया। जैसे ही ऑटोमेटिक वॉइस ने यह अनाउंस किया, श्रेया गुस्सा हो गई। ये रिडिक्यूलस है। क्या हो क्या रहा है? ये सिर्फ कुछ प्लांट ही तो है। कौन है ये बेवकूफ जो इतनी ज्यादा कीमत लगा रहा है? क्या पैसे पेड़ पर होते हैं उनके लिए? 1 करोड़ 40 लाख रुपए एक प्लांट के लिए, इसका मतलब 8 करोड़ 40 लाख रुपए चाय के लिए। यह ऐसा दाम था कोई आम इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता था। तभी बॉक्स नंबर 3 से अनामिका ने बिड आगे बढ़ाया 1 करोड़ 50 लाख। श्रेया ने अनामिका को देखा और हैरानी से बोली, अनु, तुम आगे भी बोली लगाओगी? उन प्लांट की कीमत अब 9 करोड़ हो चुकी थी। अगर उन्होंने हॉट पल्स को इसे बना लिया और बेचा तो उन्हें सिर्फ 6 करोड़ की मिलेंगे। उनका तो है 3 करोड़ का नुकसान होगा। वही बॉक्स नंबर 1 में बैठे हुए देवांश का फोन अचानक बजा। ये कैलाश अंकल थे जो हमेशा उसके दादू का ख्याल रखते थे। देवांश, बेटा कुछ गड़बड़ हो गई है। मिस नताशा सूप लेकर आई थी और जैसे ही सर ने वह पिया, अचानक उन्हें बहुत तेज बुखार हो गया है। डॉक्टर ने कहा है कि कंडीशन बिगड़ती जा रही है, उनकी हार्ट बीट भी धीमी होती जा रही है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, मगर क्या तुम यहाँ आ सकते हो? ये सुनकर रूम देवांश की आवाज ठंडी हो गई और उसने पूछा, क्या दिया था उसने दादू को पीने के लिए? उन्होंने कहा कि यह एक तरह का टॉनिक है जिसे सूप में मिलने पर हार्ट की कंडीशन अच्छी हो जाती है, और आप वहाँ बैठकर यह सब होते हुए देखते रहे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। सर बहुत खुश थे और मेरी बात सुनी नहीं रहे थे, इसलिए उन्होंने जिद करके वह सारी दवाई पी ली। देवांश खड़ा हुआ और बॉक्स से बाहर निकलने लगा। सर, क्या हम आगे बोली नहीं बढ़ाएंगे? ऋषि बोला, लेकिन अपने बॉस के आसपास का ऑरा महसूस करके उसने पूछा, क्या आपका दादाजी के साथ फिर से कुछ हुआ है? देवांश की आवाज बहुत कॉल थी। उनकी तबीयत बहुत बुरी तरह खराब हो गई है नताशा के बने हुए सूप को पीने के बाद। मिस्टर, नताशा ने सूप बनाना कब सीखा और यह सब कब हुआ? वह कब उनसे मिलने चली गई? ऋषि ने देवांश को फॉलो करते हुए कहा, क्या हमें मिस अनामिका को फोन करके बताना चाहिए, अगर उन्हें एक बार देखने के लिए? ये सुनते ही देवांश के कदम रुक गए और अचानक उसे ब्राइट चमकती हुई आंखों वाली लड़की की याद आई। आखिरी बार मिस अनामिका ने ही बिग बॉस को वापस ठीक किया था। सर, आपको अभी मिस अनामिका को इन्फॉर्म करना चाहिए, क्यों ना आप उसे कॉल कर ले। देवांश ने उसे एक नजर देखा और अपना फोन निकाला।
वहीं रूम में अभी भी बिडिंग हो रही थी। टेंशन की मारे श्रेया ने अपने सांसें रुकी हुई थी और वह सिर्फ यही प्रार्थना कर रही थी, आगे बोली मत बढ़ना, आगे बोली मत बढ़ाना। 1,50,00,000 दो। अनामिका की नजर ग्लास वॉल से बॉक्स नंबर 1 पर गई। वह लोग आगे बोली क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? 1,50,00,000 3 और सोल्ड। ये श्रेया ने एक्साइटमेंट में अनामिका को गले लगाते हुए कहा, हम जीत गए, हम जीत गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि बॉक्स नंबर 1 ने आगे बोली नहीं बढ़ाई। कंग्रेचुलेशन बॉक्स नंबर 3, आज आप लोगों ने 6 हाथी जी हॉब जीते हैं। अनु, हम फाइनली जीत गए। श्रेया इतनी खुश थी कि वह खुशी के मारे उछल रही थी। ठीक उसी वक्त अनामिका का फोन कुछ बार वाइब्रेट हुआ। उसने अपना फोन निकाल कर देखा तो कोई अननोन नंबर था। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से एक गहरी और डिप आवाज आई, मैं बोल रहा हूँ देवांश सिंघानिया। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। CH12 अनामिका को फिर देवेंद्र जी को बचाना है। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका अपने दोस्त श्रेया के साथ ऑप्शन में पहुंचती है, वही देवांश भी उसी चीज को खरीदने के लिए वहां पहुंचता है, लेकिन अचानक देवेंद्र जी की तबीयत खराब हो जाती है। अब आगे अनामिका ने अपना फोन अपने कान के पास लाया तो दूसरी तरफ से डिप और मैग्नेटिक आवाज सुनाई थी, मेरे दादू की तबीयत फिर से खराब हो गई है, आपकी मदद की जरूरत है। अनामिका कंफ्यूज हो गई, देवेंद्र जी की हालत तो ठीक होनी चाहिए, फिर से गलत क्या हुआ? कहाँ हो तुम? इस वक्त देवांश के बाद बहुत ही लो और काफी कैप्टिव थी, मैं तुम्हें पिक कर लेता हूँ। तो क्या आप सबरस के पास जो होली क्रॉस चर्च के पास मिल सकते हैं? होली क्रॉस चर्च इस मेंशन से ज्यादा दूरी पर नहीं था, अगर वह कुछ शर्ट इस्तेमाल करे तो अनामिका वहां जल्दी पहुंच सकती थी। देवेंद्र हैरान हो गया। एक पुरानी बिल्डिंग थी जो 80 में बनाई गई थी, अब वहां पर कोई भी पे नहीं करता था और वो लगभग खंडार होने वाली थी। ये लड़की वहां क्या कर रही है? कॉल कट करने के बाद अनामिका श्रेया से बोली, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम मुझे होली क्रॉस चर्च ले चलो, मुझे कुछ काम है। ऑलराइट। श्रेया जानती थी कि अनामिका को बहुत कम होते हैं, इसलिए उसने आगे न पूछते हुए कहा, मैं तुम्हारा सामान बाद में भेज दूंगी। यहाँ पर बहुत सारे अभी भी काम थे, इसलिए अनामिका ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ओके। होली क्रॉस चर्च के एंट्रेंस पर देवांश से दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। क्या अनामिका यहाँ पर फोटोशूट के लिए आई है? शायद हो सकता है वह इसलिए है, आजकल की लड़कियों को वैसा पसंद होता है। पूरी तरह से शांत देवांश की नजर दूर पर बनी हुई थी। तभी दूर से एक इंसान आता हुआ दिखाई दिया तो ऋषि जल्दी से बोला, वह मिस अनामिका है, मैं जानता था वह पक्का यहाँ फोटोशूट के लिए आई होगी। एक व्हाइट ड्रेस में पीछे डालते हुए सूरज के साथ अनामिका बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके फॉलोइंग ड्रेस और लहराते हुए बालों की वजह से वह एक परी लग रही थी जो डायरेक्ट पेंटिंग से निकली हो। एक पल के लिए ऋषि की भी आंखें उस पर जम गई। अनामिका के वहां पहुंचते हैं उसने कुटेसी के तौर पर दरवाजा खोलते हुए कहा, मिस अनामिका प्लीज अंदर बैठे। मिश्का ने बैक सीट पर बैठे हुए आदमी की तरफ देखा और उसके बगल में बैठते हुए बोली, देवेंद्र जी कैसे हैं? देवांश अभी भी अनामिका की प्रेजेंस से मेमोरीज था और उसने जवाब दिया, कोई उनके लिए कोई सूप लेकर आया था जो उन्होंने पी लिया और वह भी सर्जरी में है। क्या वह सूप किसी जान पहचान वाले ने पिलाया था? हाँ। अनामिका को कल देवेंद्र जी की हालत याद आ गई। अगर उन्होंने कोई सूप भी पिया था तो उनकी हालत इतनी नहीं बिगड़नी चाहिए थी, पक्का उस शॉप में कुछ गड़बड़ होगी। मिस अनामिका, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछूं, आप कितनी साल की हैं? ऋषि ने रियरव्यू मिरर में देखते हुए पूछा, आप अभी भी हाई स्कूल में होगी है ना? वह बिल्कुल एक छोटी बच्ची दिखती थी। मैं 18 साल की हूँ। अनामिका की टोन बिल्कुल कैजुअल थी, मेरे यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो गए हैं, बस उनका इंतजार है। 18? वह कितनी यंग है? ऋषि बोला, आप सिर्फ 18 साल की है और आप अभी से इतनी बड़ी डॉक्टर है, क्या आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर है? नहीं। तो आप? ऋषि अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले ही अचानक गाड़ी थोड़ी सी लड़खड़ा गई, जिससे अनामिका का बैलेंस बिगड़ गया और वह देवांश की तरफ गिर गई। देवांश ने उसे पकड़ लिया। अनामिका ने आज स्लीवलेस ड्रेस पहनी हुई थी और देवांश के हाथ उसके कंधे पर लगता ही अनामिका का चेहरा शर्म की वजह से थोड़ा लाल हो गया। ये पहली बार देवांश के लिए भी था जब वह किसी लड़की के इतने करीब हो, इसलिए उसका चेहरा भी थोड़ा सा अजीब हो गया। उसे अनामिका के आसपास एक अजीब सी मीठी खुशबू महसूस आई। आई एम सॉरी सर, मिस अनामिका, मैं ऋषि एक्सप्लेन कर पाता उससे पहले ही गाड़ी फिर से 2-3 बार उछली। वह अनामिका से बात करने में इतना बिजी हो गया कि उसने सड़क के गड्ढों और बम्पर्स को नोटिस ही नहीं किया, इसलिए गाड़ी इतनी तेज तेज उछल रही थी। वही देवांश नहीं प्रोटेक्टिव तरीके से अनामिका को पकड़ते हुए उसे वार्निंग दी, अपनी आंखें रोड पर रखो। अनामिका ने अपनी आंखें उठाई तो उसे देवांश का हैंडसम चेहरा दिखाई दिया। उसे अपने अंदर कुछ अजीब से महसूस हुआ। थोड़ी देर में ही गाड़ी स्मूथली सड़कों पर चलने लगी तो देवांश ने फाइनली से छोड़ा और बोला, आई एम सॉरी। इट्स ओके, अनामिका बोली और दूसरी तरफ देखने लगी। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया था। जब पिछली बार देवांश अनामिका से मिला था तो काफी इंडिफरेंट और एरोगेंट नेचर से मिली थी, लेकिन इस वक्त वह एक क्यूट लिटिल लड़की लग रही थी जो देवांश को अच्छा लग रहा था। ऋषि को लगा कि उसके बॉस पक्का बहुत गुस्सा होंगे, लेकिन वह नहीं हुए। ऋषि ने रियरव्यू मिरर में देखते हुए बेडशीट का कुछ अजीब सा एटमॉस्फेयर नोटिस किया और अचानक से कुछ रियलाइज हुआ। ड्राइविंग पर फोकस करो। देवांश ने ऋषि की नजर महसूस कर ली और उसने सख्त आवाज में कहा। पास में कोई भी लड़की जो देवांश के करीब जाने की कोशिश करती उसे हमेशा देवांश इतनी कोल्डली होता कि वह अपने आप उससे दूर हो जाती, वरना अब तक तो उसे गाड़ी से बाहर फेंक दिया गया होता। लेकिन अभी देवांश ने उस लड़की को बाहर नहीं भगाया, बल्कि गाड़ी के हिले ढूंढने की वजह से उसे प्रोटेक्ट भी करता रहा। ऋषि जल्दी से बोला, सर बिग बॉस की वजह से मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। देवांश कंफ्यूज हो गया। आज मैं और सर बिग बॉस को मिलने गए थे। उन्होंने कहा कि वह उसे इंसान से पसंद मिलना चाहते हैं जिन्होंने उनकी जान बचाई और उन्हें थैंक यू करना चाहते हैं। मिस अनामिका, शायद आपको नहीं पता मगर बहुत बहुत जिद्दी है। जब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वापस मिलेंगे तो वह जरूर आपको ढूंढ लेंगे। इतना कहकर ऋषि ने देवांश की तरफ देखकर बोला, सर मुझे डर है कि बिग बॉस मिस अनामिका की लाइफ डिस्टर्ब कर सकेंगे। क्या हम मिस अनामिका को उनसे मिलने का टाइम शेड्यूल कर सकते हैं जिसमें वो जाकर उन्हें दवाएं के बारे में अच्छे से समझा दे और उन्हें दवाएं न लेने के खतरे के बारे में भी बता दे। मिस अनामिका डॉक्टर है तो बिग बॉस पक्का उनकी बात सुनेंगे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं मिस अनामिका? देवांश ने अनामिका से पूछा। ओके। अनामिका ने हाँ में सर हिलाया क्योंकि उसे डर था कि अगर वह लोगों उसे ढूंढना है तो शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उन्हें होश आ गया तो मैं डायरेक्ट उनसे जाकर मिलूंगी, अगर वह भी बेहोश हो तो किसी और दिन जाकर मिल लेंगे। ऑलराइट। देवांश की नजर उसके चेहरे पर थी और फिर उसने अपने फोन की तरफ देखते हुए कहा, अगर हम टाइम शेड्यूल करने वाले हैं तो क्या मैं आपको व्हाट्सएप पर ऐड कर सकता हूँ? सर, जब ऋषि ने अपने बॉस को पहली बार किसी लड़की का नंबर व्हाट्सएप पर ऐड करते हुए देखा तो वह अपने एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जब आपके पास टाइम होगा तो आप मुझे एड्रेस भेज दीजिएगा, मैं आऊंगा आपको पिक करने के लिए, देवांश ने काफी जेंटल टोन में कहा। ओके। वही सिटी हॉस्पिटल के ऑपरेशन रूम के एंट्रेंस पर कैलाश अंकल काफी बेचैन थे और बार बार ऑपरेशन रूम की तरफ देखे जा रहे थे।
देवेंद्र जी को अंदर ले जाएगा हुए 1 घंटा हो गया था और लाइट अभी भी चल रही थी। ठीक उसी वक्त एलिवेटर का दरवाजा खुला और देवांश और अनामिका एक साथ बाहर आए। उन दोनों के ही पास आउटस्टैंडिंग लुक और वेल मेंटेन फिगर था जिससे वह परफेक्ट मैच लग रहे थे। देवांश बाबा कैलाश जी ने देवांश के बगल में उस यंग लड़कियों का नोटिस किया जिससे वह थोड़े हैरान हो गए, मगर उन्होंने उसे बारे में कुछ नहीं पूछा और बोले सर को अंदर ले गए हुए 1 घंटा हो गया है। डॉक्टर ने क्या कहा? उनकी सिचुएशन बिल्कुल अच्छी नहीं है। कैलाश जी बहुत निराश थे। उनके मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि काश उन्होंने देवेंद्र जी को सूप नहीं पीने दिया होता। जो सूप था वह यहाँ लेकर आए, मिस कपूर देखेंगी। ओके, हैरान कैलाश अंकल वह सूप लेकर आए। अनामिका ने चम्मच की मदद से सूप में बने वाले इंग्रेडिएंट्स को देखा, तब उसे रियलाइज हुआ कि यह एक हॉट नरिशमेंट सूप है, लेकिन ये सूप उसके जैसे टेस्ट नहीं कर रहा है। जब अनामिका ने उसे खुशबू केयरफुल सूंघी तब उसे एक जानी पहचानी खुशबू उसके अंदर महसूस हुई। क्या इसके अंदर हॉट रिवाइव है? अनामिका ने कैलाश जी की तरफ देखा, उसके आगे की क्यूरियोसिटी से चमक रही थी। कैलाश हैरान हो गए, मगर जल्दी से उन्होंने जवाब दिया, जो इंसान ये सूप लेकर आया था उन्होंने कहा था और हॉट रिवाइव हॉट के लिए अच्छा होता है और उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। आप ठीक कह रहे हैं। अनामिका को पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है और वह बोली, मगर देवेंद्र जी इस वक्त बहुत कमजोर है, इसलिए ये सूप उनके ऊपर उल्टा काम कर गया है। तो इसका मतलब प्रॉब्लम सूप में नहीं बल्कि सर के फिजिकल कंडीशन में थी। कैलाश जी अनामिका की इंटेलिजेंस से हैरान हो गए। सिर्फ एक बार सूप की खुशबू से ही उसने पता लगा लिया कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक उसी वक्त ऑपरेशन का दरवाजा तेजी से खुला और एक नस तोड़ते हुए बाहर आए। मिस्टर सिंघानिया, अच्छी बात है आप आ गए। प्लीज अभी सर इस कंसल्टेंट फॉर्म पर साइन कर दीजिए। देवांश ने उस पेपर और पेन की तरफ देखा, लेकिन उसे लिया नहीं और कुंडली पूछा, मेरे दादाजी कैसे हैं? उनकी हालत ठीक नहीं है, प्लीज सर हम भरोसा कीजिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे उन्हें बचाने की, प्लीज आप इसे जल्दी साइन कीजिए। देवांश ने अनामिका की तरफ देखा और पूछा, तुम्हें क्या लगता है? देवेंद्र जी की कंडीशन इतनी भी बुरी नहीं है। अनामिका समझ गई कि वह लोग सर्जरी फॉर्म क्यों साइन करवा रहे हैं और उन्होंने उसने टाइम चेक करते कहा, मेरा इंतजार कीजिए। उसने अपना बैग देवांश को दे दिया, जिसने आसानी से ले भी लिया। अनामिका जाने लगी तो सब लोग हैरान हो गए। देवांश बाबा, ये लड़की है कौन? कैलाश हैरान हो गए। क्यों? देवांश उसके बैग को पकड़कर खड़ा है। क्या ऑपरेशन रूम सामने नहीं है? मिस अनामिका उस तरफ क्यों जा रही है? ऋषि भी कंफ्यूज हो गया। मिस्टर सिंघानिया, आपके दादाजी की कंडीशन बहुत सीरियस है, प्लीज जल्दी से डिसीजन लीजिए। वह नर्स जल्दी में थी, उसे नहीं पता था कि अनामिका क्या कर रही है, मगर उसे डर था कि ट्रीटमेंट में देर हो जाएगी। अनामिका राघव के ऑफिस में गई और उसके बाद वहां से उसने एक्यूपंक्चर की चीजें लेकर नर्स उसे सर्जिकल क्लॉथ्स दिलाने के लिए कहा। सर ये लड़की? नर्स हैरान हो गई। कौन है ये पागल? ये छोटी सी लड़की इतनी बुरे पेशेंट की ऑपरेशन करेगी? जैसा वह कह रही है वैसा करो। देवांश की बातों से अनामिका को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। और जो भी कहे बस उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करना। देवांश की बातें वह नर्स समझ गई और उसने आगे कुछ नहीं कहा और वह तुरंत अनामिका को लेकर वहां से गई। सर जाकर ओबेवेशन रूम में वेट करते हैं, एटलीस्ट वहां से देख पाएंगे कि सर्जरी कैसे चल रही है। राइट। देवांश अनामिका का बैग पकड़े आगे चलने लगा। वही ऑपरेशन रूम में जैसे ही डॉक्टर विजय ने अनामिका को देखा, उन्होंने एक राहत की सांस ली। उन्होंने जल्दी से उसे मैनन पोजीशन दे दी। आखिरी बार जब उन्होंने उसकी मेडिकल स्किल्स को देखा था तब से ही वो उसकी काफी रिस्पेक्ट करते थे। वहां खड़ी सारी नर्सेस हैरान हो गई। क्या ये लड़की सचमुच इतनी अच्छी एबिलिटी रखती है? क्या कल हॉस्पिटल में जो अफवाह फैली हुई थी वह सच है? क्या यही वह लड़की थी जिसे देवेंद्र जी की पहले जान बचाई? अगर ऐसा है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। आफ्टर ऑल हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर विजय भी उसके सामने फेल हो गए। अनामिका ने सारी सर्जरी खत्म की, मगर देवेंद्र जी की सांस अभी भी धीमी चल रही थी और ज्यादा ठीक नहीं दिख रही थी। मिस अनामिका, अब हमें क्या करना चाहिए? बाकी सारे डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था। वह लोग इतने सालों से मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे थे और उन्होंने कई सारी कंडीशंस देखी थी, मगर देवेंद्र जी की सिचुएशन में वह लोग हमेशा हेल्पलेस हो जाते थे। रुके, अनामिका ने ये कहा तो सारे डॉक्टर बिल्कुल नहीं माने। देवेंद्र जी की सांस धीमी होती जा रही है और हमें इंतजार करना है किस चीज का? यह अभी रेस्क्यू का सबसे मुश्किल टाइम है, हर एक सेकंड बहुत कीमती है। अनामिका को बिना किसी इमोशन के ऑपरेशन टेबल के सामने खड़ा देखकर सारे डॉक्टर पैनिक करने लगे। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अनामिका फिर मेहता परिवार से टकराए। अब तक आपने पढ़ा कि देवेंद्र जी की तबीयत दोबारा खराब हो जाने पर देवांश अनामिका को अपने साथ लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। अब आगे अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर विजय को आगे जाना देना चाहिए। तुम अभी छोटी हो, शायद तुम्हें ऐसी सिचुएशन देख नहीं थी। दा विजय, प्लीज आप आगे जाइए, हम हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकते और तुम नहीं कर सकती। किसने कहा मैं नहीं कर सकती? आखिर में अनामिका ने अपनी आंखें उठाकर देखा जिसमें काफी कॉन्फिडेंस था। वह डॉक्टर जो अब तक बोल रहा था हैरान हो गया और बोला, अगर तुम्हें आता है तो करो। देवेंद्र जी की सांसें धीमी पड़ती जा रही थी और वेंटिलेटर अलार्म तेजी से बढ़ता जा रहा था। अलार्म को सुनकर अनामिका ने बहुत आराम से अपना नीडल केस को ओपन किया। सब लोग हैरान हो गए, क्या करने वाली है ये लड़की? क्या यह एक्यूपंक्चर इस्तेमाल करेगी? यह एक ऑपरेशन टेबल है, क्या तुम सीरियस हो यहाँ पर एक्यूपंक्चर इस्तेमाल करने को लेकर? पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है, वह ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर तुम्हें नहीं आता है तो साइड हट जाओ और टाइम वेस्ट मत करो। अनामिका ने किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी सिल्वर नीडल्स देवेंद्र जी के सर, होठ और हाथों पर चुभने लगी। सारी नस बहुत डर गई थी। इस लड़की में बहुत हिम्मत है, तुम अपनी ये फालतू काम बाहर करो। फाइनली एक डॉक्टर को बर्दाश्त नहीं हुआ तो आगे आने लगा। तभी डॉक्टर विजय ने उसे डांटे हुए कहा, बस करो। तभी एक उसी नर्स ने कहा, मिस्टर सिंघानिया ने कहा है कि हमें उनकी बात माननी होगी। ये देवांश का ऑर्डर है। ये सुनते ही सारे डॉक्टर जो गुस्से में थे वह भी चुप हो गए और आखिर में बोले, फाइन तुम हैंडल करो। अनामिका ने नीडल्स देवेंद्र जी के प्रेशर पॉइंट पर चुभाई गई और कुछ टाइम में ही देवेंद्र जी के मुंह से थोड़ा खून निकला। सब लोग हैरान हो गए, यहाँ तक कि ऑब्जर्वेशन रूम में कैलाश जी भी थोड़ा पैनिक हो गए और बोले, सर क्या ठीक है? वह उनकी सिचुएशन और बिगड़ता जा रही है, अचानक उनके खून क्यों निकाला? लेकिन खून निकलते ही देवेंद्र जी की कंडीशन धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी और वेंटिलेटर से अलार्म बजाना बंद हो गया। सारे डॉक्टर शॉक में अनामिका की तरफ देखने लगे। नीडल को निकालने का वक्त हो गया है, तो निकालते हुए वह कैजुअली बोली, वह ठीक है, उन्हें उनके रूम में वापस ले जाओ। सारे डॉक्टर काफी कॉम्प्लेक्स इमोशन के साथ उसे देखने लगे। अगर आप लोगों ने अपनी सो कॉल्ड सर्जरी करके उनकी हालत को खराब नहीं किया होता तो कुछ नीडल से उनका काम हो गया होता है। अनामिका ने उनके शरीर से सारी नीडल्स निकाली और उन्हें चेक करके आखिरी बम फोड़ते हुए वहां से निकल गई। सब लोग हैरान थे, लेकिन डॉक्टर विजय को सबसे पहले उसकी बातों का मतलब समझ में आया और अनामिका की प्रक्रिया को याद करते हुए फाइनली बोले, ब्रिलियंट, तो सब ऐसे हुआ। उन्होंने एक्यूपंक्चर सीखा था और उन्हें अनामिका का मेथड समझ में आ गया, लेकिन बाकी डॉक्टर को समझ नहीं आया। तो उन्होंने पूछा, डॉक्टर विजय क्या आपको समझ में आया? हमें भी बताइए उसने ऐसा कैसे किया।
सर मिस अनामिका, वह ऋषि इतना शौक था वह अपना सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं कर पाया। वह किस तरह की इंसान है? जो बीमारी इतने सारे डॉक्टर मिलकर नहीं ठीक कर पाए वह उसने सिर्फ कुछ चीजों से कर दिया। क्या बाकी डॉक्टर बेकार है या फिर वह कुछ ज्यादा ही अच्छी है? अनामिका ऑपरेशन रूम से बाहर आई तो उसे सामने से देवांश आता हुआ दिखाई दिया, जिसके कंधे पर अभी भी उसका बैग था। अनामिका जल्दी में थी इसलिए उसने अपना बैग देवांश को पकड़ा दिया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसका बैग अभी भी देवांश के पास होगा। देवेंद्र जी को कल होश आ जाएगा। अगले मंथ के लिए उन्हें ओवरएक्टिव अवॉइड करना होगी और आज की तरह कोई न्यूट्रिशन शॉप नहीं। अनामिका बोली। समझ गया। और बाहर खड़ी की तरफ देखते हुए उसने कहा, प्लीज आप मेरे साथ डिनर पर चलिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे घर जाना है। अब तक शाम के 7:30 चुके थे। अनामिका ने अपना बैग लिया और फोन चेक किया तो जैसा कि उम्मीद थी उसकी मॉम के 2 मिस कॉल थे। अनामिका ने तुरंत नहीं कॉल करते हुए कहा, सॉरी मां मैं बिजी थी। देवांश ने फोन पर बात करते हुए अनामिका को देखा। उसकी आंखें चमक रही थी और उसका एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑरा है और फैमिली से बात करते हुए उसकी आवाज में एक अलग से सॉफ्टनेस थी। बिल्कुल मैं अभी घर आ रही हूँ, बाय। उसके कॉल करते ही देवांश धीरे से बोला, मैं आपके घर छोड़ देता हूँ, बस मुझे एमरल्ड पार्क ड्रॉप कर दीजिए। मैंने वहाँ के अंडरग्राउंड गैराज में गाड़ी पार्क की है। एमरल्ड पार्क वह पार्किंग तो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और पब्लिक के लिए ओपन नहीं किया गया, तो अनामिका की गाड़ी वहाँ क्यों है और वह होली क्रॉस चर्च के पास कर क्या रही थी? देवांश के लिए उसके सामने खड़ी लड़की एक मिस्ट्री थी जिसे कोई नहीं समझ सकता था। मुझे पहले इसे वापस लौटना है। अनामिका ने बिना और राघव से पूछे उसके एक पंचर इक्विपमेंट ले लिए थे, इसलिए उसे राघव को वापस करना था जो अभी भी ऑफिस में था। एक्यूपंचर टूल्स लौटने के बाद अनामिका जब ऑफिस से बाहर आई तो लक्ष्मी दादी के वार्ड के पास होकर गुजरी और खुद को रोक नहीं पाई और उसने अंदर देखा। रूम के अंदर लक्ष्मी दादी अभी भी बेहोश थी और उनके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। अचानक अनामिका को अपने बचपन का एक सीन याद आ गया, जब इसी तरह एक दिन वह दोपहर को घर आया और लक्ष्मी दादी सो रही थी जिससे वह काफी डर गई थी। तभी अनामिका का ध्यान किसी की आवाज से टूटा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा कि कौन से आवाज लग रहा है तो उसे मदन और मीना दिखाई दिए। उन्हें अभी अभी हॉस्पिटल से कॉल आया था कि लक्ष्मी दादी का वीआईपी रूम जितने टाइम के लिए बुक हुआ था वह टाइम खत्म होने वाला है, इसलिए उन्हें यहाँ आकर बिल पे करना होगा। लेकिन उन्होंने उम्मीद ही की थी अनामिका भी अस्पताल में होगी। मीना सबसे पहले अपने होश में वापस आए और उसने अनामिका से सवाल करना शुरू कर दिया, क्या कर रही हो तुम यहाँ? क्या तुम अपनी बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ वापस नहीं चली गई? क्या तुम सीरियसली यह सोच रही हो कि मॉम से भीख मांगकर तुम इस शहर में या फिर हमारे घर में रह सकती हो? तो भूल जाओ। मदन भी अनामिका के यहाँ होने से हैरान हो गया और उसने पूछा, अनु तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम अपनी फैमिली के पास वापस नहीं गई? मीना ने डायरेक्ट घटिया एक्सप्रेशन के साथ कंक्लूजन पर आते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि यह गई नहीं थी। उसने पक्का सुन लिया होगा कि इसकी फैमिली कंडीशन कितनी बुरी है, इसलिए वह यहाँ गई नहीं, इसलिए और यहाँ भाग कर आ गई मॉम से मदद मांगने के लिए। मीना की बात सुनकर मदन ने एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ सामने आया और उसने सिचुएशन सॉल्व करने का नाटक करते हुए कहा, हम बात कर सकते हैं, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? अनामिका ने उन दोनों को देखा जो कुछ महीना पहले तक उसके असली माता पिता थे और अब उनके सही रंग उसके सामने आने लगे थे। उसे थोड़ी हैरानी हुई है। उसके चेहरे पर एक कड़ी मुस्कुराहट आ गई। उसे चुप देखकर मदन ने अपने पॉकेट से एक कार्ड निकलते हुए कहा, इसमें 1 लाख रुपए है, इसे रख लो और पासवर्ड है 1,23,456। मदन, उसकी बात से मीना हैरान हो गई और बोली, तुम इसे इतने सारे पैसे क्यों देख रहे हो? मदन ने मीना को चुप रहने का इशारा किया। अगर वह लोग अनामिका को पैसे नहीं देंगे तो वह यहाँ से जाने के लिए मानेगी कैसे? कल उसने युविका का उतना महंगा नेकलेस चुरा लिया और आज वह इतने पैसे ले रही है तो वह पक्का चली जाएगी, राइट? अनामिका के चेहरे पर मजाक उड़ाने वाली हंसी आ गई और उसने मदन के हाथ में पड़े हुए बैंक कार्ड को देखा और चुप रही, कुछ रिएक्ट नहीं किया। क्या तुम्हें लगता है ये बहुत कम है? मीना गुस्से में बोली, मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी कि थोड़ी समझदार करो और ना आखिर में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मदन ने वह कार्ड अनामिका को देने की कोशिश की मगर अनामिका ने उसे अवॉइड कर दिया। अब क्या चाहिए तुम्हें? क्या तुम चाहती हो कि यहाँ रुककर मॉम के होश में आने का इंतजार करो और फिर उन्हें भड़काओ तो सपने देखती रहो? मीना ने नहीं सोचा था कि अनामिका से डील करना इतना मुश्किल होगा। मैं तुम्हें बता देती हूँ, आज से और अभी से तुम्हारा मॉम से कोई लेना देना नहीं है, हमसे दूर रहो। 1 करोड़। अनामिका ने प्यार से मुस्कुराकर एक एक शब्द देते हुए कहा, तो मैं सोच सकती हूँ, तुम जरूर सपने देख रही होगी। मीना बहुत गुस्से में थी और वह बोली, क्यों ना तुम 1 करोड़ लेने के लिए जाकर बैंक में डाका डालो। बैंक में डाका डालना थोड़ा खतरनाक हो सकता है, आप लोगों के ऊपर ही डाका डालना ज्यादा अच्छा रहेगा। तुम मीना गुस्से में लगभग पागल होने वाली है और बोली, मैं तुम्हें एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगी। और उसने मदन के हाथ से वह कार्ड लेते हुए कहा, अगर तुम अभी नहीं गई तो मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगी। तो फिर बुलाओ ये किसी को मुझे धक्के मार के बाहर निकलवाने के लिए। तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रही हो, ये विप्रो है, कोई भी यहाँ नहीं आ सकता। मीना स्टाफ को बुलाने के लिए जाने ही वाली थी तभी अनामिका, एक आदमी की आवाज से उन सबका ध्यान उसे तरफ चला गया। मीना ने देखा तो कॉरिडोर के आखिर में लड़का खड़ा होकर अनामिका का नाम ले रहा था। उस लड़के की स्ट्रांग प्रेजेंस और ऑरा आप दूर से भी महसूस किया जा सकता था। अनामिका ने भी वह आवाज सुनी और उसे तरफ देखा तो देवांश उसका इंतजार कर रहा था, इसलिए उसने इन दोनों इंसानों को वहीं छोड़ और जाने लगी। कौन है वह लड़का? मीना क्यूरियसली डोर की तरफ देख रही थी। क्या यह उसके फादर है? नहीं, उसके फादर इतनी यंग नहीं हो सकते, शायद उसका ब्रदर है। उसके 5 बड़े भाई हैं और उसके अलावा उसकी दादी माँ बीमार भी तो है, हो सकता है वह भी इसी अस्पताल में हो। क्या वह इस अस्पताल का बिल अफोर्ड कर सकते हैं? मीना ने कॉरिडोर के आखिर में गायब होते हुए अनामिका को देखा और मदन से पूछा, मदन हमें मॉम को दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर कर देना चाहिए, वरना अगर अनामिका इसी तरह आती रही और उनसे अटैच रही तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मदन की भी यही सोच थी, मगर पूरे मुंबई शहर में सिटी हॉस्पिटल जैसा अच्छे रिसोर्सेज किसी और अस्पताल में नहीं थे। यहीं पर उसकी मॉम को सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट मिल सकती थी। मॉम उसे पसंद करती है, मुझे डर है कि उसे बार बार मिलने से उनका दिल पिघल जाएगा और वह हमारी फैमिली में उसे वापस ले आएंगी। मीना को 3 महीने पहले की बात है याद आई, जब लक्ष्मी जी को पता चला कि अनामिका उनकी अपनी पोती नहीं है और वह ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और बेहोश हो गई। और उठने के बाद उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि जब तक वह जिंदा है तब तक अनामिका इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी और जो भी अनामिका को इस घर से निकलने की कोशिश करेगा वह उनका दुश्मन होगा। और जब युविका घर आई तो लक्ष्मी जी ने उसे किसी तरह का कोई प्यार नहीं दिखाए। उनका दिल और आंखों में ये सिर्फ कोल्ड और एरोगेंट छोटी लड़की बसी हुई थी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। राघव का गुस्सा। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका हॉस्पिटल जाकर देवेंद्र जी की जान एक बार फिर बचा लेती है और जब वह लक्ष्मी दादी को देखने गई तो उसे वहां पर फिर से मेहता परिवार मिल जाता है। अब आगे युविका को प्रोटेक्ट करने के लिए और अनामिका को जल्द से जल्द उसका परिवार ढूंढकर उसे वापस भेजने के लिए बिना लक्ष्मी दादी के जाने उन दोनों ने मिलकर अनामिका की इन्फॉर्मेशन फैमिली सर्च साइट पर डाल दी। एक दिन अनामिका की फैमिली ने फाइनली उन्हें फोन किया और कहा कि वह उसे घर ले जाना चाहते हैं।
जब लक्ष्मी दादी को इस बारे में पता चला तो वह इतना शॉक हो गई कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और उनके घर में न होने का फायदा उठाकर अनामिका को फाइनली उन्होंने मेहता परिवार से निकाल दिया। मॉम अपनी बड़ी उम्र में कुछ की कैसे सोच समझ नहीं पा रही है। वह अपनी पोती के बजाय किसी स्ट्रेंजर से अच्छे से बिहेव करती है। मीना ने कंप्लेन की, अभी मुझे बस इस बार की चिंता है कि अगर अनामिका गई नहीं और उसके दिमाग में कुछ गलत ख्याल आए तो, जैसे कि युविका के साथ समर्थ परमार के लिए लड़ने से, तो परमार परिवार मेहता परिवार से काफी ज्यादा अमीर था। समर्थ उनकी नजर में एक काइंड और सेंसिबल इंसान था और जो युविका के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता था। न सिर्फ युविका खूबसूरत है बल्कि लोगों के सामने वह अपनी जेंटल और काइंड पर्सनैलिटी ही रखती थी, जिसकी वजह से उसने समर्थ का दिल जीत लिया था। मदन, हमने जाकर डॉक्टर राघव से बात करनी चाहिए और ट्रांसफर पोजीशन के बारे में। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मदन ने एक गहरी सांस छोड़ी। चलो चलते हैं। अनामिका देवांश के पास पहुंची और उसके पीछे चलते हुए अपने हाथ में पकड़े फोन से एक एक करके ईमेल का जवाब देने लगी। वह दोपहर में ऑप्शन के लिए गई थी और अब उसने देवेंद्र जी की सर्जरी की है, इसलिए इतने टाइम में बहुत सारी ईमेल्स आए थे जिसे उसने जवाब नहीं दिया था। ठीक उसी वक्त कोई व्हीलचेयर से वहां से जा रहा था जो लगभग अनामिका से टकराने ही वाला था। ये देखकर देवांश ने तुरंत उसे अपनी साइड खींचा और बोला, संभाल के। अनामिका ने रिएक्ट किया। उसका चेहरा फिर से लाल पड़ गया था। गाड़ी में देवांश ने नोटिस किया कि अनामिका कुछ और सोच ही रही है तो उसने गाड़ी रुकवाते हुए कहा, मेरे लिए थोड़ी देर इंतजार करो। वह गाड़ी से उतरा और एक बेकरी शॉप में चला गया और थोड़ी देर बाद ही बहुत सारे बॉक्स लेकर बाहर आया। उसके अंदर कुछ स्नैक्स, केक, ब्रेड, दूध, मिल्क शेक और क्यूट क्यूट दिखने वाली कैंडी। लड़कियों को ऐसे ही चीज पसंद होती है। देवांश ने वह चीजें उसे दी। इतने लंबे टाइम तक ऑपरेटिंग रूम में रहने की वजह से उसे पक्का भूख लगी होगी। अपने सामने खाना देखकर अनामिका कुछ कहने वाली थी, तभी देवांश ने आगे झुककर मिल्क शेक का बोतल खोलते हुए उसके सामने किया। अनामिका बोली, मुझे भूख नहीं लगी है, खाना खा लो। देवांश ने उसे मिल्क शेक दे दिया तो अनामिका ने मजबूरी में वह मिल्क शेक लिया और उसके कुछ शिप लिए। वह काफी मीठा था। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में, डॉक्टर राघव, आपका मतलब क्या है कि अप्रूवल डिनाई हो गया है? मीना डॉक्टर राघव के पास पहुंची ट्रांसफर की बात करने के लिए, जिसे सुनते ही उसका फेस ठंड हो गया। उनकी जैसी ही कंडीशन है, उन्हें इसी अस्पताल में रहना चाहिए। क्या यहाँ कोई और अच्छा हॉस्पिटल नहीं है? मदन ने पूछ लिया। सिटी हॉस्पिटल पूरे शहर में सबसे अच्छा है, हम जानते हैं। कोई भी सिटी हॉस्पिटल के मेडिकल स्टैंडर्ड देख सकता है। लेकिन मदन अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले ही मीना ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, डॉक्टर राघव, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर हमने अपनी मॉम को जल्दी ट्रांसफर नहीं किया तो हमें डर है कि कोई उन्हें डिस्टर्ब करता रहेगा और उनकी रिकवरी में डिस्टर्बेंस होगी। राघव ने कोल्डली उनकी तरफ देखा। क्या ये औरत अनामिका के बारे में बात कर रही है? उसे पता है कि अनामिका ने कितना कुछ किया है मेहता परिवार के लिए और बदले में इन लोगों ने क्या किया उसके साथ। राघव ने कोल्डली पूछा, अगर आप लोगों को सचमुच उनकी जान की फिक्र होती तो आप लोग तभी आ गए होते जब नज ने आप लोगों को फोन किया था। सुबह 9 बजे आप लोग अब क्यों आ रहे हैं? हमें कुछ काम था। मीना को स्पा जाना था कुछ औरतों के साथ और मदन अपनी कुछ कंपनी के हाई ऑफिशियल्स के साथ गोल्फ खेल रहा था और जब तक वो लोग घर पहुंचे तब तक खाना ऑलरेडी तैयार था, तो उन्हें खाना खाकर ही आना होगा, इसलिए खाना खाकर वो लोग यहाँ आए। आपका मतलब है कि आप लोगों काम की वजह से लक्ष्मी जी की तबीयत और उनके जीने मरने से आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता? ये सुनकर मीना और मदन दोनों ही ऑकवर्ड हो गए। मैं ट्रांसफर पेपर साइन कर सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि दूसरे किसी भी हॉस्पिटल का मेडिकल रिसोर्सेस और डॉक्टर इतने अच्छे नहीं है। एक बार लक्ष्मी जी सिटी हॉस्पिटल से चली गई तो मुझे ज्यादा करना चाहे वह एक हफ्ते भी जिंदा नहीं रहेंगे, इसलिए आप लोगों को अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेना होगा। ये सुनते ही मदन के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए और बोला, डॉक्टर राघव, क्या और कोई सॉल्यूशन है जिससे इस अस्पताल से जाने के बाद भी उनके हेल्थ पर कोई असर ना पड़े? है एक रास्ता है। ये सुनकर मदन ने तुरंत पूछा, बताइए डॉक्टर राघव, मैं सुन रहा हूँ। मार्केट में एक दवाई है जो उनकी जान बता सकती है। आप बोलिए, आगे बोलिए, मैं उसका नाम लिख लेता हूँ। इतना कहकर मदन ने अपने पॉकेट से पेपर और पेन निकाल लिया। वह सिर्फ ब्लैक मार्केट से खरीदा जा सकता है और एक गोली की कीमत लगभग 1 लाख रुपए है और वह उन्हें दिन में 2 बार लेनी है और 3 महीने तक लेने के बाद हम यह एश्योर कर सकते हैं कि वह सर्जरी के लिए तैयार हो जाएंगी। ये सुनते ही मदन और मीना ने एक दूसरे को देखा। 1 लाख, इसका 3 महीने के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए। आजकल दवाई इतनी महंगी हो गई है। वह दवाई बहुत ही रेयर चीजों से बनाई जाती है, इसलिए वह थोड़ी महंगी है। मदन ने वह नोटबुक वापस रखते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो हम उन्हें यहाँ से ट्रांसफर नहीं करेंगे, आपको इनका ख्याल रखना होगा। वह लोग लक्ष्मी जी को बचाना चाहते थे। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि उनके नाम पर कंपनी के 30% शेयर थे जिनकी कीमत अभी 30 करोड़ रुपए थी, लेकिन इतनी महंगी दवाएं वह लोग बिल्कुल उन्हें नहीं दिलाने वाले थे। और उसके अलावा लक्ष्मी दादी अनामिका को बहुत प्यार करती हैं। अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो उनकी विल के अकॉर्डिंग सारे शेयर्स अनामिका के हो जाएंगे, इसलिए उन्हें ठीक करना होगा और विल चेंज करने के लिए मनाना होगा कि वह सब कुछ युविका के नाम कर दे। अनामिका ही हमेशा मेहता परिवार के बिजनेस को संभालती आई थी क्योंकि उसके दादी माँ के शेयर से उसे कंपनी में थे, वरना उसे मदन और मीना की जिंदगी और मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन मदन और मीना को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। उन्हें लगता था कि वह लोग अपनी मेहनत के बल पर इतने अमीर हो गए हैं। मदन ने वह बैंक कार्ड निकला जो वह थोड़ी देर पहले अनामिका को देने की कोशिश कर रहा था और राघव के सामने रख दिया, जिससे राघव और गुस्सा हो गया और बोला, मिस्टर मेहता, क्या कर रहे हैं आप? क्या चाहते हैं कि मुझे नौकरी से निकल दे या फिर जेल भेज दिया जाए? अगर कोई भी मेडिकल स्टाफ रिश्वत लेता है तो उसे भी जेल होगी। डॉक्टर राघव, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मदन ने हंसते हुए कहा, हम आपसे कोई प्रोफेशनल एथिक्स तोड़ने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये बस थोड़े से अप्रिशिएशन के लिए टोकन है। हमें पता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं और यह पैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ डॉक्टर राघव, ले लीजिए, हटो यहाँ से। राघव ने उन दोनों की तरह नहीं देखा और कोल्डली बोला, किसी ने मुझसे कहा है कि मैं नेचुरली काफी मेहनत करता हूँ और मुझे इस तरह की चीजों की जरूरत नहीं, आप लोग जा सकते हैं। डॉक्टर राघव, मीना कुछ कहना चाहती थी लेकिन मदन ने उसे चुप रहने का इशारा किया और हंसते हुए कहा, ठीक है, हम जा रहे हैं। अगर डॉक्टर राघव को किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप किसी वक्त मुझे बता दीजिएगा। अगर बात अनामिका की नहीं होती तो राघव कब का उन दोनों को लात मारकर निकल चुका होता। इस डॉक्टर राघव का गुस्सा कितना ज्यादा है। उसके ऑफिस से बाहर आते ही मीना बोली, और उसे दूसरी तरफ समर्थ को देखो, वह भी तो कितने अमीर परिवार है और वह कितने अच्छे से बिहेव करता है। वह एक जीनियस डॉक्टर है और काफी अमीर परिवार का वारिस भी, इसलिए उसका ऐसा गुस्सा आ रहा है, नेचुरल सी बात है। और अभी अभी डॉक्टर राघव ने कहा कि किसी ने स्पेशली लक्ष्मी जी पर ध्यान रखने के लिए उन्हें कहा है, शायद ये परमार परिवार ही होगा, राइट? इतने सारे कनेक्शंस परमार परिवार के पास ही हो सकते हैं और उसके अलावा समर्थ और युविका की सगाई होने वाली है। परमार परिवार के अलावा और कौन हो सकता है? हमें थैंक यू कहना चाहिए। लेकिन मदन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि वह लोग लक्ष्मी जी को यहाँ से नहीं निकाल सकते।
वह लड़की थोड़ी देर पहले किस डायरेक्शन में गई थी? अचानक मीना को कुछ याद आया और उसने कहा, मुझे याद आ रहा है, वह वोट काफी महंगा है। ये फ्लोर रेगुलर वीआईपी के लिए है और दूसरा वाला वीविप्स के लिए। लक्ष्मी जी इस वीआईपी वार्ड में रह सकती थी क्योंकि वह लोग परमार के रिश्तेदार थे और उन्होंने ही मदद की थी। मगर व्यू रूम वह अलग बात है। पैसे होते हुए भी कोई उसे ऑफर नहीं कर सकता, तो वह लड़की वहां क्या कर रही थी? वह तो किसी को जानती भी नहीं। डैड मॉम, ठीक उसी वक्त एक प्यारी आवाज सुनाई थी, युवी तुम यहाँ कैसे आए? पीछे मुड़कर मीना ने देखा तो युविका और उसके साथ समर्थ भी आया हुआ था। समर्थ का अपीयरेंस और टेम्परामेंट बहुत अच्छा था, जिसे मीना बहुत खुश थी और उसने मुस्कुराकर पूछा, समर्थ तुम भी आए हो? समर्थ ने उन्हें ग्रीट किया। हेलो हेलो। मदन ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम दोनों डेट पर जाने वाले हो? तुम लोग यहाँ क्यों आए हो हॉस्पिटल में? हम मूवी देखने जाने वाले थे, मगर मैंने सुना कि अस्पताल से कॉल आया था और मुझे लगा शायद दादी के साथ कुछ हुआ है, इसलिए मैं यहाँ उन्हें देखने आई हूँ। समर्थ मेरे साथ था तो हम साथ आ गए। मॉम डैड दादी कैसी है? युविका सबके सामने अपने एक्टिंग स्किल का भरपूर प्रदर्शन करती थी। भले ही वह लक्ष्मी दादी से अंदर ही अंदर के दिन नफरत करती हो। तभी उसने कुछ सोचने का नाटक करते हुए कहा, मुझे लगा मैंने मेरी बहन को देखा नीचे, वह वीआईपी एलिवेटर से बाहर आ रही थी। अनामिका का नाम सुनते ही समर्थ हैरान हो गया। क्या इन लोगों ने नहीं कहा था कि अनामिका अपने बायोलॉजिकल फैमिली के पास वापस चली गई है? वह यहाँ क्या कर रही थी? और मीना और मदन की एक्सप्रेशन खराब हो गए। वह उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करते हैं, तुम्हारी दादी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अस्पताल चाहता है कि हम थोड़ी सी एडिशनल फीस जमा कर दे, तुम अंदर जाकर उनसे मिल लो, शायद तुम्हारे प्यार की वजह से वह ठीक हो जाए। ये सुनकर समर्थ और युविका ने एक दूसरे को देखा और हाथ पकड़कर वोट के अंदर गए। लक्ष्मी जी बहुत पतली हो गई थी और वह बेड पर लेटी हुई थी। उन्हें देखते ही युविका ने अपने नकली आंसू बहाना शुरू किया। दादी मैं आपसे सिर्फ 2 दिनों से मिलने नहीं आए और आप इतनी कमजोर हो गई। सच ये था कि उसके 2 दिन सच नहीं थे, वह लगभग 1 महीने से मिलने नहीं आई थी। मेरी दादी माँ को इतना कुछ क्यों सहना पड़ रहा है? मैं उनका दर्द क्यों नहीं ले सकती? क्यों? उसने अपना नाटक आगे जारी रखा और उसके नकली आंसुओं को देखकर समर्थ ने उन्हें पूछते हुए कहा, सिली गर्ल तुमने बहुत कुछ सहा है। मुझे नहीं डर है, अगर दादी माँ ठीक हो जाए तो मैं उनका सारा दर्द अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ। उसके दयालु और प्यारे बिहेवियर को देखकर समर्थ अंदर तक खुश हो गया और उसके लिए उसका प्यार और स्ट्रांग हो गया। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। देवांश पहुंच ओबरॉय मेंशन। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका हॉस्पिटल से देवांश के साथ निकल जाती है और वही युविका समर्थ के साथ आती है अच्छे बनने का नाटक करने के लिए। अब आगे युविका ने नकली आंसू बहते हुए कहा, अगर मैं घर नहीं आई होती तो समर्थ की जिससे शादी होती वह मेरी बहन होती। मैंने अपनी बहन की खुशियां बर्बाद कर दी, इसलिए भगवान मुझे इस तरह से सजा दे रहे हैं। मेरे फैमिली मेंबर्स जिनकी मैं परवाह करती हूँ, उन्हें इस तरह तकलीफ देकर मुझे अमीर परिवार में नहीं आना, मुझे समर्थ से शादी भी नहीं करनी है। तुम मेहता परिवार की बेटी हो और मेहता परिवार में वापस आना तुम्हारा हक था और मेरी तुमसे सगाई इसलिए हो रही है क्योंकि यह पहले से ही तय था। तुमने कुछ गलत नहीं किया है, समर्थ ने उसे समझाते हुए बोला। वहीं दूसरी तरफ रात होने लगी। देवांश की कार ट्रैफिक से होकर तेजी से एमरल्ड पार्क की तरफ बढ़ रही थी और इस टाइम के दौरान उसका फोन लगातार बजे जा रहा था। उसने पहली बार कॉल आईडी की तरफ देखा और कॉल कट कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ वाला इंसान भी हार करने के लिए तैयार नहीं था और लगातार कॉल किया जा रहा था। मुझे यही उतार दीजिए प्लीज। अनामिका को लगा कि उसके प्रेजेंट की वजह से देवांश कॉल नहीं उठा पा रहा है। तभी देवांश ने एक्सप्लेन किया, ये कोई बकवास कॉल है। मगर बकवास कॉल लगातार आए जा रहा था। फाइनली अनामिका को अनकंफर्टेबल न करने के लिए देवांश ने अपने ईयरफोन पहने और कॉल आंसर किया। देवांश तुमने फाइनली मेरा कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ नताशा बहुत रो रही थी। मुझे सचमुच नहीं पता कि मेरे जाते ही दादाजी के साथ इतना बड़ा कुछ हो गया। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मैंने तो सुना था कि हॉट रिवाइव हॉट पेशेंट के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए मैंने बहुत ही ध्यान से वो सूप बनाकर उसमें हॉट रिवाइव मिलाई थी और उन्हें दिया था। मुझे लगा था कि दादाजी की मदद करेगा, लेकिन मैं उम्मीद नहीं की थी कि इसे उनकी कंडीशन और बुरी हो जाएगी। ये सब उस दवाई बेचने वाले इंसान की वजह से हो रहा है जिसने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे दवाई बेची और मैंने उसे चेक नहीं किया। मुझे बेवकूफ बनाया गया। अगर मुझे पता होता कि उसे दवाई के साथ कुछ गलत है तो मैं उसे खरीद कर नहीं लाती। दादाजी को देना तो दूर की बात है। देवांश तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं तुम्हारी फैमिली और दादाजी को अपने दादाजी मानती हूँ। मैं उन्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगी। हो गया तुम्हारा। देवांश के पास उसकी बकवास सुनने का वक्त नहीं था, इसलिए उसकी बात खत्म होते ही उसने कॉल कर दिया। अपने ईयरफोन्स निकले और ड्राइविंग करने लगा और उसने अपनी आंखों के कोने से अनामिका को देखा जो वो कुल्ली वहां बैठी हुई थी। तो उसने पूछा, क्या हुआ? वह सामने वाला इंसान बहुत तेज रो रहा है। मैं सुन सकती थी। अनामिका नहीं जानती थी कि सामने वाला इंसान क्यों रो रहा था, मगर उसे उस इंसान पर काफी दया रही थी। जिस इंसान ने मेरे दादाजी को हर्ट किया था उसने माफी मांगने के लिए कॉल किया था। देवांश ने सॉफ्टली एक्सप्लेन किया। अनामिका ने देखा कि वह लोग एमरल्ड पार्क के पास है तो वह बोली, प्लीज मुझे नीचे उतार दीजिए, रात हो गई है, मैं गैराज में तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अनामिका नहीं चाहती थी कि कोई भी उसकी गाड़ी को देखे। उसकी लाइसेंस नंबर प्लेट काफी लोगों का ध्यान खींच सकती थी। अगली बार वह और सस्ती गाड़ी लेकर आएगी। क्या तुम श्योर हो कि तुम अकेले मैनेज कर लोगी? देवांश ने देखा कि वह पार्क अभी तक पूरा बना नहीं था और यहाँ ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी और चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। गैराज की तरफ जाने वाला रोड भी काफी डार्क था। वह एक लड़की है, क्या उसे डरना नहीं चाहिए? मुझे डर नहीं लग रहा। अनामिका के आसपास का कुल है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने इससे भी बुरे सिचुएशन फेस किए हैं और वह भी कई बार। वह अपनी सीट बेल्ट खोलने लगी। मैं कर देता हूँ, इतना कहकर देवांश आगे झुका और सीट बेल्ट खोलने लगा। इतने नजदीक से अनामिका ने नोटिस किया कि देवांश की फीचर्स काफी अट्रैक्टिव है। सीट बेल्ट खोलने के बाद देवांश ने अपनी डिप आंखों से सीरियसली उसकी तरफ देखते हुए कहा, जब घर पहुंच जाओ तो मुझे बताना। श्योर। उसकी हाँ सुनने के बाद देवांश गाड़ी से उतरा और उसके लिए दूसरी तरफ से दरवाजा खोला। अनामिका जैसे ही बाहर आई देवांश ने उसे उसका बैग और जो उसे खाने का सामान उसके लिए लाया था वह देते हुए कहा, अगर तुम्हें भूख लग जाए तो तुम ही खा सकती हो। अनामिका मना के करने ही वाली थी, मगर उसकी आंखों का लुक देखकर उसने वह सारी चीज लेने की सोची, लेकिन अगले ही सेकंड उसकी उंगलियां गलती से देवांश के हाथ से छू गई और इस सॉफ्ट टच की वजह से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने जल्दी से खुद को शांत कर लिया और वहां से मुड़कर जाने लगी। तभी देवांश ने सॉफ्टली उसका नाम लिया, अनामिका। हाँ। अनामिका ने पीछे मुड़कर देखा तो देवांश बोला, वह लड़की जिसने कॉल किया था वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। अनामिका कंफ्यूज हो गई। वह बस मुझे माफो मान रही थी, मैं उसे ठीक से नहीं जानता। अनामिका ने कंफ्यूजन में कहा, ओके, और फिर मन ही मन बोली, इससे मेरा क्या लेना देना है, संभाल कर जाना। देवांश की आवाज बहुत ही शांत थी, और तुम्हें डर लगे तो तुम मुझे कॉल कर लेना, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बोलकर अनामिका वहां से जाने लगी।
जब अनामिका उसकी नजरों से ओझल हो गई तो देवांश फाइनली अपनी गाड़ी में वापस आया और उसके दिमाग में बार बार अनामिका का वह मासूम चेहरा याद आ रहा था जिस पर हमेशा कोल्ड एक्सप्रेशन होते हैं। अनामिका अभी पार्किंग में पहुंची थी तभी उसके फोन पर कॉल आया देवांश की तरफ से। क्या तुम्हें गाड़ी मिल गई? अनामिका को ये थोड़ा फनी लगा और बोली अभी अभी मिली है, आप अभी तक गए नहीं? मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारे साथ जाने का। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं एग्जिट नंबर 2 से जा रही हूँ। अनामिका ने गाड़ी को अनलॉक किया और बोली सुना आपने, मैंने अपनी गाड़ी अनलॉक कर ली है। कार ध्यान से चलाना। कॉल कट होने के बाद देवांश ने ऋषि को कॉल किया और बोला आज के रात के सारे शेड्यूल क्लियर कर दो, मुझे ओबरॉय परिवार के घर जाना है। जैसे ही ऋषि ने ये सुना वह एक्साइटेड हो गया और बोला सर क्या आप आज के इंसिडेंट की वजह से मिस नताशा के साथ को सेटल करने जा रहे हो? उनका कोई बड़ा इंटेंशन नहीं था, मैं कुछ बुरा नहीं करूंगा। तो क्या आप फाइनली बिग बॉस के अच्छे इंटेंशन समझ गए और आप मिस नताशा के साथ उनसे मिलने के लिए अस्पताल जाना चाहते हैं? बिग बॉस बहुत खुश होंगे। देवांश ने दूर तक देखते हुए धीमी आवाज में कहा मुझे मिस्टर और मिसेस ओबरॉय से मिलना है। क्या आपने फाइनल डिसाइड कर लिया कि आपको ओबरॉय परिवार की बेटी से शादी करनी है? जैसे ही ऋषि ने अपनी बात खत्म की वह दूसरी तरफ से अपने बॉस का गुस्सा महसूस कर सकता था। क्या ऐसा नहीं है, मैं एंगेजमेंट तोड़ने जा रहा हूँ। एंगेजमेंट तोड़ने? ऋषि का चेहरा पीला पड़ गया और वह बोला सर आप मजाक नहीं ना कर रहे हैं? देवांश की आवाज से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह मजाक कर रहा है। ऋषि ने नर्वस होकर धूप निकलते हुए कहा सर आपका और मिस नताशा की शादी बढ़ोने तय की है। अगर आज आपने उसे कैंसिल कर दिया तो यह ओबरॉय परिवार की बेइज्जती होगी और यह ओबरॉय परिवार और सिंघानिया परिवार के सालों पुराने दोस्ती के रिश्ते को खराब कर देगा। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। देवांश शांत था और चुपचाप गाड़ी की खिड़की से बाहर ट्रैफिक को देख रहा था। सर मैं जानता हूँ कि आपको मिस नताशा पसंद नहीं है और सच कहूँ तो मुझे भी वह बिल्कुल पसंद नहीं है। वह काफी दो चेहरे वाली लड़की है और उसके कंपैरिजन में तो मुझे मिस अनामिका बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन ये बात आपकी और मिस नताशा के बीच की नहीं है, ये दो बड़े परिवारों की बात है, परिवार और सिंघानिया परिवार। इस वक्त देवेंद्र जी हॉस्पिटल बेड पर बीमार पड़े थे, इसलिए वह किसी भी कीमत पर देवांश को ये सब करने से रोकना चाहता था। इसलिए उसने आखिरी कोशिश करते हुए कहा सर क्या आप दोबारा सोच सकते हैं? उसकी सारी बातें सुन लेने के बाद दूसरी तरफ से देवांश ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा गिफ्ट रेडी कर लो, हमारी आज ही जा रहे हैं। सर ऋषि समझ गया कि उसके बॉस ने मन बना लिया है, कोई उन्हें नहीं रोक सकता, मगर फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर कहा सर भले ही आपको ओबरॉय परिवार से कोई नफरत पड़ता हो नहीं, कम से कम आप ओबरॉय परिवार की छोटी बेटी प्रियांश ओबरॉय के साथ अपनी दोस्ती के बारे में या फिर मिस नताशा या फिर कम से कम अपने दादाजी के बारे में सोच लीजिए। न सिर्फ वह अपने परपोते का मुंह नहीं देख पाएंगे बल्कि ओबरॉय परिवार और सिंघानिया परिवार के बीच के रिश्ते भी खराब हो जाएंगे और उन्हें बातों से पलटने वाला कहा जाएगा। वह इतना सब कुछ कैसे बर्दाश्त करेंगे? लेकिन देवांश ने फिर भी अपना फैसला नहीं बदला। ऋषि समझ गया कि अगर उसने कुछ बोला तो उसी की खैर नहीं होगी। वह काफी हेल्पलेस फील कर रहा था। उसके बॉस की शादी कोई और डिसाइड नहीं कर सकता था और अगर उसे दादाजी ने भी और कोशिश की तो पक्का उधर ही होगा। और इसमें सबसे बड़ी गलती नताशा की है। आज की उसकी बिहेवियर की वजह से उसके बॉस इतना गुस्सा हो गए हैं कि वह होने वाले सगाई को तोड़ना चाहते हैं। अभी दादाजी को मत बताना, जब वह ठीक हो जाएंगे उन्हें खुद बताऊंगा। क्या उसके बॉस का मतलब यह है कि सब कुछ हो जाने के बाद देवेंद्र जी तक की खबर पहुंचे? लेकिन इतनी बड़ी दो परिवारों के बीच रिश्ता टूटने वाली बात आपकी तरफ है, लेकिन और जब देवेंद्र जी को पता चलेगा तो वह बहुत गुस्सा होंगे। इस वक्त बस एक ही उम्मीद की जा सकती है कि यह खबर जल्दी न फैले, वरना इस वक्त देवेंद्र जी की हालत ऐसी नहीं है कि वह और शॉक बर्दाश्त कर पाए। वही ओबरॉय मेंशन में श्रवण जी और सीता जी शांति से अनामिका के आने का इंतजार कर रहे थे और उसके आते ही उन्होंने उसे डाइनिंग टेबल पर बिठाकर खाना खिलाना शुरू कर दिया। देवेंद्र जी के इंसिडेंट की वजह से रो रोकर नताशा का आंखें लाल हो गई थी, इसलिए वह नीचे नहीं आई थी और उसने झूठ बोल दिया कि उसने खाना खा लिया है और अपने रूम में छुपी हुई थी। उसे डर था कि इस बारे में उसके पेरेंट्स को पता चलेगा तो वह लोग नाराज होंगे। दिन के बाद अनामिका ने थोड़ी देर अपने पेरेंट्स से बात की और फिर अपने रूम में ऊपर चली गई बात लेने के लिए। श्रवण जी और सीता जी सोफे पर बैठकर बात ही कर रहे थे, तभी एक सर्वेंट ने जल्दी से आकर कहा सर मैडम देवांश सर आए हुए हैं। वह सर्वेंट थोड़ा पैनिक कर रहा था क्योंकि देवांश सिंघानिया बहुत ही बड़ा नाम था। उसे लोग कोल्ड हार्टेड और रूथलेस कहते थे। न सिर्फ वह नौकर बाकी सारे सर्वेंट्स भी डरे हुए थे। श्रवण जी और सीता जी ने एक दूसरे की तरफ देखा। देवांश वह क्यों आया है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे पता चल गया हो कि अनु वापस आ गई है? शायद यही कारण होगा। जल्दी से अंदर लेकर आओ। श्रवण जी भी थोड़े कंफ्यूज थे, अब वो लोग क्या करेंगे। जल्दी ही देवांश लिविंग रूम के अंदर आया। अपने डैशिंग फीचर्स और हाई टेस्ट के साथ उसका प्रेजेंस एक राजा की तरह था और उसके वहां आते ही एक पावरफुल और चारों तरफ फैल गया। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। मेरी फ्यून से अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका घर आ जाती है और वही देवांश भी उसके घर आने का फैसला करता है नताशा से अपनी होने वाली सगाई को तोड़ने के लिए। अब आगे उसके पीछे पीछे कई सारे आदमी ढेर सारी गिफ्ट लेकर आए और उन्हें वही रखकर दरवाजे के बाहर आराम से खड़े होकर वेट करने लगे। इस वक्त सिर्फ ऋषि देवांश के साथ काफी रिस्पेक्टफुल होकर खड़ा था। हेलो, बहुत वक्त हो गया आपसे मिले हुए। देवांश की कोल्ड पर्सनैलिटी थी और वह ज्यादा नहीं बोलना था। उसकी ग्रीटिंग भी ऐसी थी जैसे वह फॉर्मल मीटिंग में हो। देवांश तुम ऐसे अचानक यहाँ? सीता जी ने सबसे पहले रिएक्ट किया और एक वॉर्म स्माइल के साथ उन्होंने कहा अच्छी बात है तुम आए और इन गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं थी, मगर फिर भी थैंक यू। देवांश प्लीज बैठो, प्लीज कोई एक कॉफी लेकर आओ। श्रवण जी फ्रेंडली टोन में कहा तुम्हारे दोस्त के देश से बाहर जाने के बाद तुम तो हमारे घर आते ही नहीं हो। आज रात अच्छे से बात करते हैं। तुमने खाना खा लिया? देवांश मैंने खा लिया। देवांश ने हमेशा की तरह पोलाइट और कोल्ड आवाज में जवाब दिया। काफी वक्त हो गया है, तुम अब और भी मैच्योर हो गए हो, सीता जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। उन्हें देवांश हमेशा से ही काफी पसंद था, तो हैंडसम, कंपोज और बिल्कुल फ्लॉलेस पर्सनैलिटी वाला। वही सेकंड फ्लोर पर नताशा ने अनामिका के जाते ही अपने पेरेंट्स से बात करने की तैयारी की, जिसकी वजह से वह परिवार में अपने रिश्ते अच्छे कर सके ताकि उसकी वजह से आज जो देवेंद्र जी के साथ हुआ है वह पता चलने पर भी कोई उसे डांटे ना। लेकिन जैसे ही उसने अपने रूम का दरवाजा खोला तभी उसे दो नौकरानियों की बातें सुनाई दी जो देवांश के अचानक आने के बारे में बात कर रही थी और उनसे पूछने पर उसे पता चला कि देवांश आया हुआ है। ये सुनते ही उसके पैर कांपने लगे, वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मिस नताशा, मार्था जल्दी से उसकी मदद के लिए आई और बोली क्या तुम ठीक हो? मार्था, नताशा ने मार्था का हाथ पकड़ा और पैनिक आवाज में बोली देवांश आया है लिविंग रूम में, पहले देखते हैं वह क्या बात करता है। नहीं, अगर उसने कुछ कहा तो सिचुएशन बिगड़ जाएगी, इसलिए मुझे पहले बता देना चाहिए। नताशा ने जल्दी से जाते हुए कहा मैं जल्दी नीचे जाकर उससे माफी मांग लेती हूँ। नताशा जल्दबाजी में कोई काम मत करो, मार्था ने उसे रोकते हुए कहा। शांत रहो, पहले देखते हैं कि नीचे हो क्या रो रहा है। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी।
वही जब देवांश ने कहा कि वह लोग यहाँ मिस ओब्रोय के बारे में बात करने आए हैं, तो श्रवण जी और सीता जी ने एक दूसरे को देखा। क्या इसका मतलब अनु से है? देवांश को हर चीज की खबर होती है कि उसे ऑलरेडी पता चल गया है कि ओब्रोय परिवार की असली बेटी कोई और है और नताशा सिर्फ उनकी गोदी हुई बेटी है। शायद इस बारे में ही उसे कुछ बात करनी होगी, इसलिए सीता जी से पहले बोली, देवांश सारी चीज अचानक से हो गई, हमें मौका ही नहीं मिला तुम्हें बताने का, और यह सब काफी वक्त पहले हुआ था। देवांश ने सोचा कि वह पुरानी एंगेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसने हाँ में सर हिलाया और उनके बोलने का इंतजार करने लगा। सीता जी ने डिटेल में उसे अस्पताल वाली आग और बच्चों के बदलने के बारे में बताया और फिर बोले, हमें हाल फिलहाल में ही अनामिका मिली है और अभी तक हमने उसकी आइडेंटिटी पब्लिक में अनाउंस भी नहीं की है। अनामिका के दादा दादी अभी भी इस बारे में नहीं जानते हैं। हम सिंघानिया परिवार को या फिर तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहते थे। देवांश शॉक हो गया, ऋषि भी शॉक हो गया। सीता जी जानती थी कि इस पॉइंट पर आकर छुपाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा, रानी जाओ, जाकर अनामिका को नीचे ले आओ। ऋषि ने सीता जी की तरफ देखा और फिर देवांश की तरफ। हो क्या रहा है? क्या बॉस की मंगेतर मिस नताशा नहीं है बल्कि मिस अनामिका है? तो क्या ये शादी के बचने की कोई उम्मीद नहीं है? उसके बॉस ने तो इतनी एजुकेटेड और प्रिंसेस की तरह पली बड़ी मिस नताशा को एक्सेप्ट नहीं किया, तो वह किसी और गांव में पाली बड़ी लड़की जिसे वह जानते भी नहीं उसे क्यों एक्सेप्ट करेंगे? लेकिन वही देवांश की आंखें डिप थी और वह किसी और बारे में सोच रहा था। वहीं ऊपर अपने रूम में अनामिका अभी अभी शावल लेकर बाहर आई थी और अपने बाल सुखा रही थी। जैसे ही उसने रानी के मुंह से सुना कि उसकी माँ उसे बुला रही है, तो बिना सोचे समझे वह नीचे आने के लिए निकल गई। अपने नाइट गाउन में अपने गीले बालों के साथ नीचे आई, जिससे सबका अटेंशन उसकी तरफ चला गया। ऋषि ने जैसे ही सामने खड़ी लड़की को देखा, उसका मुंह हैरानी से खुल गया। उसने नाम सुनकर यह सोचा था कि एक नाम के कई लोग इस दुनिया में होते हैं। ऐसा इत्तेफाक नहीं हो सकता कि उसके बिग बॉस की जान बचाने वाली लड़की ही ओबरॉय परिवार की अभी अभी मिली हुई बेटी हो। देवांश ने भी अपनी नजर उठाकर सामने देखा और उसकी आंखों में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी। तो यह है वह ओबरॉय परिवार की नई असली बेटी। अनामिका भी जैसे ही नीचे आई थी, तभी उसकी नजर सोफे पर बैठे हुए देवांश पर पड़ी। उसका हैंडसम चेहरा चमक रहा था और उसके होठों पर छोटी सी मुस्कुराहट थी। यह आदमी उसके घर में क्या कर रहा है? अनामिका की आंखों में कंफ्यूजन था, फिर भी उसने पूछा, मॉम क्या आपने मुझे बुलाया? अनु यहाँ बैठो। सीता जी ने उसे बैठने का इशारा किया और बोली, मैं तुम्हें मिला देती हूँ, ये देवांश है। कई साल पहले हमारे परिवार ओबरॉय परिवार और सिंघानिया परिवार के बीच में एक रिश्ता तय हुआ था, इसलिए टेक्निकल बात की जाए तो देवांश तुम्हारा होने वाला मंगेतर है। अनामिका कंफ्यूज हो गई और शॉक भी। क्या मंगेतर? कौन सा जमाना है ये? क्या अभी अभी ऐसे शादी होती है? और यह है हमारी बेटी जो हमें अभी अभी मिली है, अनामिका ओबरॉय। सीता जी ने अनामिका को और देवांश से इंट्रोड्यूस कराया। देवांश की नजर थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई। तो यह है वह। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह ओबरॉय परिवार की बेटी होगी। ऋषि को भी एहसास हो गया कि वही ओबरॉय परिवार की असली बेटी है। तब भी उसमें इतनी हिम्मत है कि उन्होंने इतने अमीर इंसान की सर्जरी की और तान्या की बच्ची को उसके घुटनों पर भी बैठाया और पता चला उसके पास इतना पावरफुल बैकग्राउंड है। नताशा जो सेकंड फ्लोर से यह सारी बातें सुन रही थी, उसे लगा था कि देवांश आज उसके दादाजी के साथ जो कुछ हुआ है इसलिए उसे मिलने आया है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह यहाँ अनामिका से मिलने आया है। उसकी नाखून उसके स्किन में घुस गए। वह बहुत गुस्से में थी। अनामिका का आना क्या जरूरी था? उसका इस परिवार में आना क्यों जरूरी था? क्यों वह हर चीज छीन रही है जो उसकी होती? तो मिस्टर सिंघानिया आज यहाँ किस लिए आए हैं? अनामिका ने अपने सामने बैठे लड़के को देखा और उसे उसके यहाँ आने का कारण समझ नहीं आया। देवांश ने मुस्कुराकर अनामिका की चमकते ही हुई आंखों को देखा और कहा, मैंने सुना कि मेरे फियोंसे अभी अभी अपने परिवार में वापस लौटी है, तो मैं बस थोड़े से गिफ्ट लेकर तुमसे मिलने आया था। ये सुनते ही ऋषि की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने देवांश की तरफ देखा और मन ही मन बोला, सर क्या आप यहाँ एंगेजमेंट तोड़ने नहीं आए थे? ये कारण कैसे बदल गया? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि अब आपकी शादी में अनामिका से होने वाली है, इसलिए आपने अपना मन बदल लिया? आप अपना दिमाग बहुत तेज बदलते हैं। भले ही बाहरी दुनिया में यह अफवाह थी कि देवांश कोल्ड हार्टेड, क्रूएल और ब्रूटल है, मगर इतने सालों से देवांश को देखने के बाद सीता जी उसके कैरेक्टर को बहुत अच्छे से जानती थी। उन्हें देवांश काफी डाउन टू अर्थ, कैपेबल और रिस्पॉन्सिबल लगता था और उसके लुक्स और एबिलिटी की वजह से वह किसी से भी बहुत ज्यादा ऊपर था। अगर अनु की शादी उससे होगी तो उसकी पूरी जिंदगी बहुत खुशी और चिंता के बाद बिना बीतेगी, उन्होंने सोचा। और अनामिका ने कभी सपने में भी इमेजिन नहीं किया था कि सामने बैठा हुआ इंसान उसका मंगेतर हो सकता है। मेरे दादाजी तुमसे मिलना चाहते हैं। देवान ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और उसकी मैग्नेटिक आवाज काफी जेंटल थी। कब फ्री होगी तुम? हम उनसे जाकर मिल सकते हैं। अगर तुम मेरे मंगेतर के तौर पर नहीं मिलना चाहती तो तुम सिर्फ अपने परिवार के बिहाफ पर उनसे मिल सकती हो, देवांश ने आगे कहा। यह बहुत अच्छा आइडिया है। श्रवण जी ने उम्मीद नहीं की थी कि देवांश इतना स्मार्ट होगा। हाँ, तुम ओबरॉय परिवार के बिहाफ पर जा सकती हो, सीता जी भी बोली। तो अनामिका ने सोचा, कोई मुझसे भी पूछ लो कि मुझे क्या करना है। अनु, तुम्हें कल अंकल से जाकर मिलना चाहिए। तुम घर आए हुए 2 दिन हो गए हैं, अब वक्त हो गया है। आफ्टर ऑल ओबरॉय परिवार से ही सिंघानिया परिवार के लिए रिश्ता किया था और देवांश को कोई मना कर ही नहीं सकता था। और देवेंद्र जी हॉस्पिटल में थे और सबका कहना था कि उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है और उनकी नाम के ही रिश्ते के कारण अनामिका को उनसे मिलने के लिए जरूर जाना चाहिए। ये ठीक रहेगा, तुम जो उनसे मिल लो, श्रवण जी ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, और गिफ्ट भी ले जाना। कुछ गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा आना ही काफी है। देवांश की आवाज काफी क्लियर थी। नहीं नहीं, यह इन दोनों की पहली बार मुलाकात होगी, हमें कच्ची के तौर पर तो कुछ ले लेना होगा, शिवम जी इंसिस्ट करते हुए बोले। तो फिर मुझ पर छोड़ दीजिए। देवांश ने जेटली अनामिका की तरफ देखा और बोला, हम बाद में टाइम डिस्कस कर लेंगे। अनामिका ने अपने पेरेंट्स को देखा जो काफी उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देख रहे थे, इसलिए उसने हार मानते हुए कहा, ऑलराइट। वह बस देवेंद्र जी की हालत चेक करने जा रही थी। आफ्टर ऑल उसने उनके इलाज के बदले ब्लड चेक लिया था। देवांश ने थोड़ी देर और बात की और उसके बाद बोला, मैं अब आप लोगों को और परेशान नहीं करूंगा। तुम इतनी जल्दी जा रहे हो देवांश? इतनी सारी गिफ्ट लेकर आए, ये सब जरूरी? लेकिन सीता जी अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही देवांश बोला, ये सिर्फ छोटा सा गिफ्ट था, आप इस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। अनु, देवांश को बाहर तक छोड़कर आओ। अनामिका स्पीचलेस हो गई। उसे क्यों छोड़ने जाना है? उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मिस ओबरॉय आप यही रहिए। देवांश की होठों पर वह मुस्कुराहट देखकर अनामिका ने अपनी एक आईब्रो उठाकर उसे देखा। क्या वो चिढ़ा हुआ है क्योंकि उसने अपना सिर्फ पहला नाम बताया, ना कि अपने परिवार की आइडेंटिटी? एक्चुअली में तो वह 2 दिन पहले ही इस परिवार में आई है और अभी भी उसे और सबकी आदत नहीं पड़ी है। जाकर आराम करो मेरी फ्यांसे, देवांश मुस्कुराकर बोला। फ्यांसे? वह अभी तक मानी नहीं है। अनामिका ने मन ही मन सोच, और वही श्रवण जी और सीता जी उसके मुंह से यह बात सुनकर खुश हो गए। लगता है देवांश अनामिका को पसंद करने लगा है, ये तो उनकी उम्मीद से भी बाहर था।
और वही सेकंड फ्लोर पर खड़ी नताशा और अपने आप को नहीं रोक पाए और पीछे की सीढ़ियों से तेजी से दौड़ते हुए वह चिल्लाए देवांश। उसे इस तरह दौड़ते हुए आता देखकर ऋषि ने जल्दी से ब्लॉक किया और पूछा, क्या हुआ मिस नताशा? देवांश को आगे जाता हुआ देखकर नताशा ने चिल्लाकर कहा, देवांश दादाजी की कंडीशन खराब हुई, इसमें सचमुच मेरी गलती था, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है, थैंक यू अभी अभी मेरे पेरेंट्स के सामने मुझे एम्बेरेस ना करने के लिए। ऋषि हैरान हो गया, उसके बॉस इस लड़की को सीरियसली भी नहीं लेते हैं और उसके बारे में सोचना तो दूर की बात है। मैंने सुना कि तुम्हारे दादाजी की कंडीशन अच्छी नहीं है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, क्या तुम कल मेरी बहन को पिक करने आओगे तो मुझे भी अपने साथ ले चलोगे? उसकी कोई जरूरत नहीं है। देवांश की आंखों में काफी कोल्डनेस दिखाई दी, दादाजी मेरी मंगेतर से मिलना चाहते हैं। उसकी बातों को साफ मतलब था कि वह तुमसे नहीं मिलना चाहते। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए, कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। नताशा की कोशिश। अब तक आपने पढ़ा कि देवांश अनामिका के घर आता है, जहां से पता चलता है कि उसकी सगाई शायद और अनामिका से होगी, जिससे वह खुश होकर वहां से चला जाता है। अब आगे, नताशा ने उम्मीद नहीं की थी कि वह उसे इतनी बुरी तरह रिजेक्ट कर देगा। उसके दिल में दर्द हुआ, लेकिन उसने आखिरी उम्मीद के साथ कहा, मैं तुम्हारी फियांसे के तौर पर नहीं चलना चाहती, मैं ओबरॉय परिवार की तरफ से चल सकती हूँ। देवांश, क्या तुम मुझे दादाजी से माफी मांगने का मौका दोगे? वह इतना कहकर देवांश की तरफ होपफुली देखने लगी, इस उम्मीद में कि वहां रहेगा, लेकिन तभी देवांश की आंखें ठंड हो गई और उसने सख्त आवाज में बोला, सिर्फ मेरी फियांसे ही ओबरॉय परिवार की तरफ से चल सकती है। देवांश, ऋषि नताशा को भरोसा नहीं हो रहा था कि ऋषि जो देवांश के लिए काम करता है उसमें भी इतनी हिम्मत है कि उसे रोक सके। पास में अनामिका के आने से पहले वह हमेशा ही उसे रिस्पेक्ट देता था। हम यहाँ पर कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहते, ऋषि बोला और मुड़कर देवांश के पीछे पीछे जाने लगा। देवांश को दूर जाता हुआ देखकर नताशा फिर चिल्लाई, तुम भरोसा करो या फिर नहीं, मैं दादाजी को हर्ट नहीं करना चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं। ऋषि ने मन ही मन कहा, क्या मिस नताशा को ये लगता है कि उसके बोस की कोल्डनेस इसलिए है क्योंकि उनकी वजह से उनके दादाजी को चोट पहुंची? सब लोग ये देख सकते हैं कि बोस को उनकी बिल्कुल फिक्र नहीं है, लेकिन जहाँ बात अनामिका रहती है तो उसके बोस थोड़े अलग हो जाते हैं। वही लिविंग रूम में सीता जी ने बहुत सारे गिफ्ट्स को देखा और बोली, अनामिका ये सारे गिफ्ट देवांश की तरफ से है, आप लोग देख लीजिए। अनामिका ऊपर चली गई। उसने अपने परिवार से मिलते वक्त ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। वक्त बीतते के साथ चीजें कॉम्प्लिकेटेड होते जा रही थी। देवांश, नताशा ने गार्डन में देवांश को जाते हुए दूर देखती रही और धीरे धीरे रोने लगी। माराथा ने तुरंत आकर उसे शांत कराते हुए कहा, मिस नताशा वह ऑलरेडी जा चुके हैं। मार्था, मैं क्या करूं? नताशा ने रोते हुए कहा, देवांश अनामिका के साथ अलग बिहेव करता है, अभी अभी तो खेल शुरू हुआ है, किसी को नहीं पता कि कौन जीतेगा। मार्था ने उसकी पिठ थपथपाई और शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, अनामिका हो सकता है कि खूबसूरत हो, मगर वह गरीब माहौल में पहली बड़ी है, वो बहुत ज्यादा वक्त तक देवांश के इंटरेस्ट अपने आप में बनाई नहीं रख पाएगी। नताशा जो रो रही थी, अचानक उसे ऐसा लगा जैसे मारा की बातों में सच्चाई है। मुझे लगता है कि कुछ दिनों में देवांश को एहसास हो जाएगा कि तुम ही बेस्ट हो उसके फियांसे होने के लिए। आफ्टर ऑल नताशा बचपन से ही अलग अलग स्किल सिखाती आई है। वह एक टिपिकल अमीर परिवार की लड़की है, जबकि अनामिका सिर्फ एक गांव की लड़की। सिंधानिया परिवार बहुत ही टॉप पर है और वह लोग सिर्फ कल्चर्ड और अच्छे मैनर वाले लोगों को ही अपने आसपास आने देंगे। वह लोग सिर्फ ऊपरी खूबसूरती की वजह से किसी को नहीं चुनेंगे। मार्था के शांत करने पर नताशा थोड़ा बेटर फील कर रही थी और वही अनामिका जैसे ही अपने रूम में पहुंची है उसका फोन बजे लगा। ये जाना पहचाना नंबर था। उस इंसान ने पहले उसे एक बार कॉल किया था। उसने कॉल उठाया था। दूसरी तरफ से उसे एक डिप आवाज सुनाई दी, अनामिका। देवांश की आवाज डिप और मैग्नेटिक थी। मैं घर आ गया हूँ। ये सुनकर अनामिका के मुंह से ऑटोमेटिकली निकला, तो मैं क्या करूं? इस सवाल ने देवांश को हैरान कर दिया। क्या उसे नहीं समझ में आ रहा है कि वह अपनी जगह के बारे में उसे बता रहा है? उसने धीरे से हंसते हुए कहा, तुमने अभी तक मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया। उसकी यह बात सुनकर अनामिका को याद आया इस बारे में और वह बोली, मैं बाद में एक्सेप्ट कर लूंगी। वह इतना बिजी थी आजकल की इस बारे में भूल ही गई। देवांश की आवाज इतनी सॉफ्ट थी जैसे कोई प्यारी सी धुन। उसने पूछा, कल कब मैं तुम्हें पिक करने आऊं? दोपहर की 2 बजे। आफ्टर ऑल उसे बहुत चीजें हैंडल करनी थी। लोकेशन ठीक मेरे घर के बाहर। ओके, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। अनामिका अब कॉल करने ही वाली थी, तभी देवांश ने पूछा, क्या तुम्हें चॉकलेट फ्लेवर केक नहीं पसंद? अनामिका ने कहा, क्या? मैंने नोटिस किया कि तुमने कार में एक सिंगल बाइट भी नहीं खाए। अनामिका ने उम्मीद नहीं की थी कि वह उसकी पसंद नापसंद पर इतना ध्यान दे रहा है। वह बोली, मुझे चॉकलेट ज्यादा नहीं पसंद। देवांश बोला, ठीक है, फिर तो मैं फ्यूचर में अलग अलग फ्लावर्स लेकर आऊंगा। अनामिका स्पीचलेस हो गई। तुमने मेरी दादाजी की जान बचाई है, उसके बदले में तुम्हें कुछ स्नैक्स तो दे ही सकता हूँ। अनामिका कुछ नहीं बोली। अब मैं तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करूंगा। देवांश ने काइंडली कहा, कल मिलते हैं, मेरे होने वाली दुल्हन। अनामिका चुप रही। गुड नाइट। देवांश ने सोचा कि अनामिका भी उसे गुड नाइट कहेगी, मगर अनामिका ने सिर्फ हाँ कहा और कॉल कट कर दिया। कितनी यूनिक लड़की है। अनामिका बात खत्म करने के बाद सोने वाली थी, तभी उसका फोन फिर वाइब्रेट हुआ। आई डोंट केयर, मुझे इसी वक्त डिजाइन क्राफ्ट चाहिए, मुझे फैक्ट्री जाना है ओवर टाइम कम करने के लिए। बहुत बड़ा ऑर्डर है, मुझे वह किसी भी कीमत पर पूरा करना है। अनामिका ने वह मैसेज देखकर एक आईब्रो उठाई और जवाब दिया, इस बार कौन सा बिग शॉट है? क्या इस बार भी उसकी डैडी है? इस बार उससे भी बड़ी दिल है, तुम्हारे डैड से भी बड़ा इंसान है, तुम कह सकती हो। बातें बंद करो। अनामिका को उसकी बातें सुनने का कोई मूड नहीं था। उसे रियलाइज हो गया कि उसके ब्रांड के स्टॉक खत्म हो गए हैं और उसे आज का ऑप्शन याद आया। उसे भी नंबर 1 की वजह से उसके चाहौटी हर्बल्स काफी ज्यादा महंगे पड़े हैं, इसलिए उसे थोड़े पैसे कमाने होंगे। उसने मैसेज किया, मैं अभी डिजाइन शुरू करती हूँ। ब्रिलियंट बॉस, फाइनली आप काम पर लग गई है, मैं फैक्ट्री को तैयार रहने के लिए कहता हूँ। अनामिका की कुछ फैक्ट्रीज थी जो उसके डिजाइन की हुई कपड़े और एक्सेसरीज को प्रोड्यूस करती थी। अनामिका काम करने लगी और उसे एहसास ही नहीं हुआ कि काम में बिजी होने के कारण कब सुबह हो गई। अपने कलाई मसलते हुए उसने फाइनली कई डिजाइन शेयर कर दिए। घड़ी बता रही थी कि सुबह के 7 बज चुके हैं। डिजाइन जब अनामिका ने भेजे तो दूसरी तरफ से मैसेज आया, बॉस अगर आप इसी तरह हर रोज हार्डवेयर करती रही ना तो आप दुनिया की सबसे अमीर इंसान बन जाओगी, देवांश सिंघानिया से भी ज्यादा। ये मैसेज देखकर अनामिका ने एक आईब्रो उठाई। देवांश दुनिया का सबसे अमीर इंसान? आपको नहीं पता होगा ना कि देवांश सिंघानिया सबसे अमीर इंसान है दुनिया में। वो लगातार 3 सालों से नंबर 1 की पोजीशन 1 बना हुआ है। कहते हैं कि वो हैंडसम है मगर गुस्सा है और कुछ टाइम डरावना हो जाता है। अनामिका ने उसकी बात को इग्नोर करने का डिसाइड किया और उसके नॉनसेंस को नहीं सुनी। वह फ्रेश होकर नीचे ब्रेकफास्ट करने गई और खाना खाने के बाद उसे आराम करना था। बॉस, क्या आप मेरी बात सुन रही है? तभी जैक के फोन पर नोटिफिकेशन आया, आपको दूसरी तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है। फिर से ब्लॉक कर दिया। जैक बहुत चिढ़ गया।
आज नताशा जल्दी उठ गई थी और ब्रेकफास्ट करते वक्त मार्था और रीना के साथ बातें कर रही थी। जब अनामिका वह पहुंची तो उन्होंने एक दूसरे को देखा और चुप हो गई। मिस अनामिका, आपका खाना जल्दी तैयार हो जाएगा। सेफ ने अनामिका का आना नोटिस कर लिया और खाना प्रिपेयर करना शुरू कर दिया और उस इतने वक्त में मार्था और रीना ऐसे नाटक करी थी जैसे अनामिका वह ही नहीं और उन दोनों ने उसे ग्रह भी नहीं किया। अनु, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? नताशा सबसे पहले बोली और उसने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें तो लेट तक सोने की आदत होगी ना, तुम्हें यहाँ आने की वजह से अपनी आदतें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अनामिका ने उसे इग्नोर किया और अपने सामने रखे हुए ब्रेकफास्ट को देखा जो काफी अच्छा लग रहा था। मिस अनामिक, मैं हिमेश हूँ। मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है। इसमें मैक्सिकन पैनकेक, एवोकाडो टोस्ट, चीज सैंडविच और हैंडमेड कॉफी मिल्क के साथ। मुझे नहीं पता था कि आपको क्या पसंद है, इसलिए मैंने लगभग सब कुछ बना दिया है। आप खाना खा लिया। अगर आपको कोई भी चीज नहीं पसंद है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए कुछ और बना दूंगा। थैंक यू। अनामिका तो खाने में आनाकानी करना पसंद नहीं था, उसे जल्द से जल्द खाना खत्म करके सोने जाना था। वहीं नताशा ने पहले एक नजर मार्था को देखा और फिर बोली, अनु, मैंने सुना है कि तुम देवांश के साथ जाने वाली हो, तो क्या मैं भी तुम्हारे चल सकती हूँ? अनामिका ने उसकी बात सुनकर भी अपना खाना नहीं रोका और नहीं कुछ बोली। मैं भी छुट्टी पर हूँ, इसलिए मेरे पास टाइम है, वरना यूजुअली मैं बहुत बिजी होती हूँ और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती। अनामिका का बिल्कुल जवाब नहीं देखकर नताशा ने आगे कहा, अनामिका, तुम्हें इस तरह के माहौल की या फिर हाई सोसाइटी में रहने की आदत नहीं होगी, तुम शायद नर्वस हो जाओगी। मैं जानती हूँ देवांश की पर्सनैलिटी और टेम्पर को बहुत अच्छे से। अगर तुम गलती से कुछ गलत कह दो या कर दो तो मेरे आसपास होने से टेंशन जल्दी खत्म हो जाएगी। भले ही देवांश मुझसे ज्यादा बात नहीं करता, मगर देवेंद्र दादाजी मुझे देखकर हमेशा खुश होते हैं। मेरे पास होने से वह तुम्हारे साथ भी फ्रेंडली बिहेव करेंगे। ऑफ कोर्स, हमारी प्यारी नताशा और मिस्टर सिंघानिया की फेवरेट है। रीना ने अनामिका को खतरनाक आंखों से देखते होते हुए कहा, अगर मिस नताशा आसपास होगी तो तुमने गड़बड़ भी कर दी तो फिर भी वह तुम्हें उसकी वजह से छोड़ देंगे। मार्था ने सोचा कि उसका प्लान काम कर रहा है तो उसने धीरे से नताशा से कहा, मैं जाकर तुम्हारे जाने के लिए कपड़े तैयार कर देती हूँ। मैं देवांश की गाड़ी में जाने वाली हूँ, अगर तुम्हें जाना है तो उससे पूछ लो। अनामिका अचानक से बोली, मैं इसमें कोई फैसला नहीं ले सकती। अनु, तुम नहीं चाहती कि मैं जाऊँ? हाँ बिल्कुल। अनामिका के डायरेक्टर रिजेक्ट कर देने की वजह से नताशा हैरान और ऑकवर्ड हो गई। अनामिका को नाश्ता करके वहां से जाते हुए देखकर रीमा बोली, वह सिर्फ देवांश सर से एक बार मिली है और वह ऑलरेडी उनके नाम का इस्तेमाल कर रही है आपको डराने के लिए। उसे सिर्फ अपनी ही पड़ी है। क्या उसे सचमुच लगता है कि वह उसकी शादी सिंघानिया परिवार में हो जाएगी? नताशा ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। देवांश कल रात उसे बता दिया था कि उसे नहीं ले जाना चाहता और अब अनामिका भी नहीं मान रही है। ये गांव के गवार सिर्फ डरी हुई है कि मेरे वहां होने से इसे कोई भाव नहीं देगा और स्पॉटलाइट मेरे ऊपर होगी। नताशा मन ही मन बोली। नताशा, चिंता मत कीजिए, इसे जाने दीजिए, अब अकेले जाएगी और गड़बड़ करेगी जिससे ओल्ड मिस्टर सिंघानिया गुस्सा हो जाएंगे। उसके बाद आप उनसे जाकर मिल लीजिएगा। जब वह आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो उन्हें रियलाइज होगा कि कौन उनके परिवार की बहू बनने के लायक है। उसकी बात सुनकर नताशा को भी यही सही लगा कि बिना कंपैरिजन के किसे पता चलेगा और कैसे पता चलेगा कि अनामिका कितनी बुरी है और वह कितने ग्रेट। मार्था बिल्कुल सही कह रही है, उस गांव की खबर को रियलिटी फेस करने देना चाहिए। उसे हमेशा यही लगता था कि देवेंद्र जी एक लीडर पर्सनैलिटी वाले इंसान है और कभी छोटी सोच वाले लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अनामिका मिली देवेंद्र जी से। अब तक आपने पढ़ा कि नताशा अनामिका के साथ जाने की कोशिश करती है मगर अनामिका तुरंत मना कर देती है। अब आगे नताशा ने सोचा कि मार्था सही कह रही है, अगर अनामिका और उसका कंपैरिजन नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि कौन बेहतर है। लंच के लिए मुझे मत बुलाना। अनामिका ने एक सर्वेंट को ऑर्डर दिया जो वहां काम कर रही थी और सीढ़ियां चढ़ने लगी और अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लिया। वह बहुत थकी हुई थी क्योंकि वह पूरी रात जगी हुई काम कर रही थी। श्रवण जी और सीता जी नाश्ते के लिए आए और उन्होंने सुना कि उनकी प्यारी गुड़िया लंच नहीं करना चाहती तो उन्होंने जल्दी से सेफ को बुलाकर पूछा क्या उनको ब्रेकफास्ट पसंद नहीं आया। हिमेश को बुरा लगा और वह बोल गया, अनामिका, मैं तो इसलिए गई क्योंकि नताशा मैडम ने कुछ कहा नाश्ते की वजह से नहीं। नताशा, सीता जी और श्रवण जी दोनों हैरान हो गए और उन्होंने पूछा, नताशा ने क्या कहा? ज्यादा कुछ नहीं कहा, वह बस चाहती थी कि वह भी अनामिका मैम के साथ देवेंद्र जी से मिलने चाहे मगर मैम नहीं मानी। श्रवण जी और सीता जी ने तुरंत एक दूसरे को देखा और जल्दी से बोले, जानो नताशा को बुला कर लाओ। जब नताशा ने सुना कि उसे नीचे बुलाया जा रहा है तो वह बहुत गुस्सा हुई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अनामिका इतने छोटे से बात को पेरेंट्स को बता देगी। वह इतनी बड़ी हो गई है मगर फिर भी एक बच्चे की तरह बिहेव कर रही है। लेकिन उसने अपने चेहरे पर मासूम एक्सप्रेशन बनाए रखे जैसे उसके साथ गलत हुआ हो। मॉम डैड, मैंने मेरी दीदी को गुस्सा दिलाने के लिए कुछ नहीं कहा, मैं तो बस उसे पूछ रही थी कि मैं उसके साथ देवेंद्र दादाजी से मिलने चल सकती हूँ या नहीं। उन्होंने मुझे बहुत बार मैसेज किया है कि वह मुझे बहुत मिस कर रहे हैं और मैं एग्जाम की वजह से नहीं जा पाए। नताशा ने उन दोनों के डाउटफुल चेहरे देखे तो जल्दी से अपना फोन निकाला और चैट हिस्ट्री दिखाए। मेरे पास आज खाली वक्त था तो मैंने सोचा कि हम एक साथ जा सकते हैं। सीता जी ने उम्मीद नहीं की थी कि सच्चाई ये होगी। शायद उन्होंने कुछ गलत समझ लिया। नताशा इतनी बुरी नहीं है कि वह अनु के साथ उसकी फांसी के लिए कम्पीट करे, उनसे गलती हो गई है। अनामिका को कोई आइडिया नहीं था कि सुबह क्या हुआ। जब वह उठी तो घड़ी में ऑलरेडी दोपहर के 1 बजे थे। उसने फ्रेश होने के बाद अपने कपड़े बदले और जैसे ही दरवाजा खुला उसे नीचे से आवाज सुनाई दी, देवांश, कल रात ही तो अनु के लिए कितने सारे गिफ्ट आए थे और आज भी तुम इतने सारे गिफ्ट ले आए, थैंक यू सो मच। मगर इन सब की गिफ्ट की जरूरत नहीं थी, हम फैमिली है, गिफ्ट की क्या जरूरत। हमने अनु के लिए भी गिफ्ट तैयार नहीं किए हैं, जब वह तुम्हारे दादाजी से मिलने जाएगी तब देने के लिए, मगर हम यह एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तुम इस तरह मत किया करो। अनामिका ये सुनकर कंफ्यूज हो गई। देवांश यहाँ है, क्या उनकी बात नहीं हुई थी कि वह उसके घर के दरवाजे पर मिलेगा तो अंदर क्यों आया? कोई बात नहीं अनु, मेरी फियांसे है, मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। देवांश ने अपनी बात खत्म ही की थी तभी उसे सीढ़ियों के ऊपर अनामिका दिखाई दी। उसके लंबे बाल, चमकती आंखें, वह बिल्कुल एक सिंपल कपड़ों में थी। शायद उसने कल रात ठीक से आराम नहीं किया है इसलिए उसकी खूबसूरत आंखों में थोड़ी सी नींद दिखाई दे रही है, मगर वह फिर भी क्यूट लग रही थी। अनु, तुम्हें पक्का भूख लग रही होगी। श्रवण जी और सीता जी ने तुरंत कहा, जाने से पहले कुछ खाकर जाओ, खाना तैयार है। मुझे भूख नहीं लगी है। अनामिका जल्द से जल्द अस्पताल जाकर देवेंद्र जी की हेल्थ चेक करना चाहती थी और फिर वापस आकर अपना काम करना चाहती थी। कल सोमवार है और उसे उस कंपनी में जाना है जो उसके डैडी ने उसे दी है। उसके पास पर्सनल मैटर्स के लिए टाइम नहीं है, लेकिन सीता जी को डर था कि वह भूखे रह जाएगी इसलिए वह बोली, खाना तैयार है और तुम थोड़ा सा खा सकती हो और अब देवांश भी है तो तुम लोग दोनों एक साथ खा लो। देवांश तो यूजुअली कंपनी में खाता है, शायद उसे भी भूख लगी हो, तुम दोनों एक साथ खाना खा लो। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इस तरीके से वह दोनों एक साथ थोड़ा वक्त बता पाएंगे।
वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र जी बार बार अपने आप को आईने में देख रहे थे। उन्होंने पूछा, कैलाश क्या मेरे बाल बिखरे हुए हैं? क्या मेरे कपड़े ठीक नहीं लग रहे हैं? कल ओबरॉय मेंशन में जो कुछ भी हुआ वह ऋषि ने एक अच्छे जासूस की तरह उन्हें बता दिया था, जिससे वह अपनी होने वाली ग्रैंड डॉटर इन लॉ और अपनी लाइफ सेवर से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड है। कैलाश अंकल ने हेल्पलेस होकर कहा, सर आपने 10 बार अपने आप को आईने में चेक कर लिया है। अगर मुझे ठीक से नहीं पता होता तो मुझे लगता कि आपकी शादी होने वाली है। शट अप। देवेंद्र जी ने वह आईना नीचे रखा और कहा, जाकर देखो वह लोग आए कि नहीं। मैंने ऑलरेडी ऋषि से फोन करके पूछ लिया है, उसने मुझे बताया कि वह लोग रास्ते में है। जैसे ही कैलाश अंकल ने अपनी बात खत्म की, एक नया मैसेज आया ऋषि की तरफ से। वह लोग 10 मिनट में अस्पताल पहुंचने वाले हैं। ये सुनते ही देवेंद्र जी जल्दी से बोले, जल्दी जाओ उन्हें ग्रीट करने के लिए। देवेंद्र जी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और वह कैलाश से बोले, यहाँ खड़े क्यों हो, जल्दी निकालो। वही एक लग्जरियस कार में अनामिका को थोड़ी नींद आ रही थी और आगे बढ़ती हुई गाड़ी में ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सर आगे। ऋषि अपनी बात खत्म कर पाता उसे पहले ही देवांश धीरे से बोला, सस चुप हो जाओ। ऋषि ने रेयर व्यू मिरर में देखा, तब उसे रिलीज हुआ कि मिस अनामिका तो सो गई है। जब गाड़ी धीरे से रोकने लगी जिससे अनामिका का चेहरा एक साइड टिल्ट हो गया, तो देवांश ने आराम से उसका चेहरा पकड़ लिया। उसका चेहरा कितना सॉफ्ट और स्मूथ है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह, बिना मेकअप के भी वह कितनी सुंदर दिख रही है। देवांशी ने ध्यान से उसके फीचर्स देखे और धीरे से उसके नजदीक बैठ गया और अनामिका का सर अपने कंधे पर रख लिया ताकि वह आराम से सो पाए। ये देखकर तो जैसे ऋषि की आंखें लगभग बाहर आने वाली थी। क्या मेरे बॉस सफाई के देवता नहीं है? वह एक्चुअली एक लड़की को अपने करीब आने दे रहे हैं। ये तो बात उसके सोच से भी बाहर है। कैलाश अंकल जो गाड़ी के बाहर खड़े थे वह भी शॉक हो गए। उन्होंने एक दो बार अपनी आंखें मसली, यह सोचकर कि कहीं उन्हें भ्रम तो नहीं हो रहा। देवांश सचमुच अपने कंधे पर किसी लड़की को सोने दे रहा है और इतने प्यार से देख रहा है। देवांश की ऐसी नजरें उन्होंने कभी पहले नहीं देखी थी। क्या देवांश के मन में इस लड़की के लिए कोई फीलिंग्स है? अनामिका को नहीं अंदाजा हुआ कि वह कितनी देर से सोई हुई थी। जो उसने आंखें खोली तो उसने अपने आप को देवांश के कंधे पर सोता हुआ पाया और गाड़ी ऑलरेडी हॉस्पिटल गैराज में पार्क थी। क्या मैं सो गई थी? अनामिका टाइम देखा तब उसे एहसास हुआ कि वह काफी देर से उसके कंधे पर सो रही है और बोली, सॉरी मगर आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? क्या तुम कल रात देर से सोई थी? देवांश की आवाज से ज्यादा सख्त नहीं थी बल्कि काफी जेंटल थी और उसने पूछा, मैं चाहता था कि तुम थोड़ी और देर सो लो। अब जब मिस अनामिका उठ गई है तो सर आप आगे बढ़िए, मैं गिफ्ट लेकर आता हूँ। ऑलराइट। ऋषि गिफ्ट लेकर आगे बढ़ने वाला था तभी उसने अनामिका की बात सुनी, मैंने गिफ्ट तैयार किया है। वह हैरान हो गया और देवांश ने भी उसे ध्यान से अनामिका को देखा। उसके पास तो कोई बैग भी नहीं है। गिफ्ट कहाँ रखा है उसने? सर क्या आप सचमुच वह गिफ्ट नहीं ले जाने वाले जो आपने तैयार किए थे? ऋषि थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अनामिका की बात सुनो। देवांश गाड़ी से उतरकर अनामिका के साइड में खड़ा हुआ और वह लोग एक साथ आगे बढ़ने लगे और उन दोनों की एक्सीलेंट फीचर में कई लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। वहीं वार्ड में देवेंद्र जी का बेटा से वेट कर रहे थे। फाइनली उन्होंने दोनों को अंदर आते हुए देखा। दादाजी, मैं और अनामिका आपसे मिलने आए हैं, देवांश बोला, मगर देवेंद्र जी ने उसे एक नजर देखा भी नहीं और उनकी नजर यंग लड़की पर फोकस थी। तो तुम हो वह ब्रेव लड़की जिसने मेरी जान दोबारा बचाई है। देवेंद्र जी ने उम्मीद नहीं की थी कि वह लड़की इतनी खूबसूरत होगी। वह दो बार जब उससे मिले तो मौत का दरवाजे पर थे, इसलिए उन्होंने उसे नहीं देखा था। वह कह सकते थे कि उनका पोता बहुत लकी है इतनी खूबसूरत होने वाली वाइफ पाकर। हेलो मिस्टर सिंघानिया, अनामिका ने अंदर आती है उन्हें पॉलिटिकली ग्रीट किया। वह कितनी प्यारी है। मुझे मिस्टर सिंघानिया मत कहो, हम परिवार है ना, मुझे दादाजी कहो। देवेंद्र जी उससे बहुत खुश थे और उन्होंने आगे कहा, तुम मेरे पोते की फियोंसे हो, तुम मुझे दादाजी कह सकती हो। जैसे ही वह बोले अनामिका रुक गई। वह और देवांश से तो सिर्फ एक बार मिले और उनके रिश्ते इतना क्लोज नहीं है। मैंने सुना कि ऋषि से कि तुम ओबरॉय परिवार की भूली हुई बेटी हो जो अभी अभी उनके पास लौटी है और तुमने मुझे बचाया है। कल भी मैंने गलती से वह सूट पी लिया था और सर्जरी करके फिर से तुमने मुझे बचा लिया और मौत के मुंह से बाहर ले आई। 2 बार तुमने मुझे बचाया, किस तरह की किस्मत ही है। अगर उनकी यह प्यारी सी लड़की नहीं होती तो वह पहले ही मर चुके होते और अब तक उससे बात नहीं कर रहे होते। तुम 18 सालों से बाहर हो, तुमने काफी बुरा वक्त देखा होगा ना। अनामिका कहने वाली थी कि वह ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, तभी उसने सुना कि देवेंद्र जी आगे बोले, ओबरॉय परिवार और सिंघानिया परिवार फ्यूचर में तुम्हारा हमेशा ध्यान रखेगा। अनामिका समझती थी कि क्यों ओबरॉय परिवार को उसकी चिंता है, मगर क्या सिंघानिया परिवार का करे कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा। तुम्हारा नाम अनामिका है ना, बहुत अच्छा नाम है, तुम बहुत खूबसूरत हो, देवेंद्र जी बोली। फिर उन्होंने कैलाश की तरफ देखा। कैलाश ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला। ये लड़की सचमुच नताशा से काफी अलग है, बहुत नेचुरल और यूनिक। अरे मैं तो तुमसे बिना रुके बातें किया जा रहा हूँ, तुम्हें बैठने के लिए बोला भी नहीं। यहाँ बैठो बच्चे, देवेंद्र जी ने उनके बगल वाले सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। देवांश की आंखें चमकने लगी। क्या ये सोफा नया है? सिर्फ इसलिए खरीदा गया है कि वह अनामिका एक साथ बैठ सके। कैलाश ने ऑकवर्डली हंसते हुए कहा, यंग मास्टर आप भी बैठ जाए। देवांश ने कोई आनाकानी नहीं की और चुपचाप जाकर अनामिका के बगल में बैठ गया, जिससे देवेंद्र जी हैरान हो गए। उनका पोता इस लड़की के साथ डिफरेंट बिहेव कर रहा है। अनु यही नाम है ना तुम्हारा? ऋषि ने मुझे बताया कि तुम्हारा अभी अभी हाई स्कूल खत्म हुआ है, क्या तुमने कॉलेज जाने के बारे में सोचा है? क्या मैं मदद करूंगा? नहीं, अनामिका ने जवाब दिया, अभी तो नहीं सोचा। वेल मुंबई यूनिवर्सिटी कैसी रहेगी? मैं वहाँ के प्रिंसिपल को जानता हूँ। देवांश ने सब्जेक्ट चेंज करने की कोशिश करते हुए कहा, क्या आपने आज अपनी दवाई ली? दवाई का नाम आते ही देवेंद्र जी की बाहें आपस में सिकुड़ गई और बोले, वह दवाई कितनी घटिया है, पता नहीं किसने बनाई है, इतनी कड़वी है कि मुझे खाई ही नहीं जाती। ये सुनते ही सबने अनामिका की तरफ देखा तो अनामिका शांति से बोली, मैंने बनाई है। देवेंद्र जी शॉक हो गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि न सिर्फ उनकी होने वाले ग्रंथों में डॉक्टर बीमारियां डायग्नोज कर सकती है, सर्जरी कर सकती है, बल्कि दवाई भी बन सकती है। उन्होंने जल्दी से टोन चेंज करते हुए कहा, भले ही वह थोड़ी कड़वी है लेकिन अच्छी है। अच्छी दवाइयां तो कड़वी होती है और कड़वी दवाई खाने के बाद तुम मीठा खा सकते हो। ये बहुत अच्छी है क्योंकि यह मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ ने बनाई है। तब तो आपको पी लेनी चाहिए, देवांश ने शांति से कहा। देवेंद्र जी बोले, कैलाश दवाई लेकर आओ। वैसे भी मैं भी नहीं बोला था, मैं तो बस इसलिए भूल गया क्योंकि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को देख लिया और मैं खुश हो गया। उनकी यह बात सुनकर सब एक साथ मन में बोले, कितनी कहानियां बनाते हैं ये। आगे कहानी में क्या होगा जाने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। क्राउन लॉकेट। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका देवांश के साथ देवेंद्र जी से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचती है और अनामिका से मिलकर वह बहुत खुश होते हैं। अब आगे कैलाश जी उनका झूठ एक्सपोज नहीं करना चाहते थे। सिर्फ 1 मिनट पहले ही अनामिका के आने से पहले देवेंद्र जी कंप्लेंट कर रहे थे कि दवाई कितनी गंदी है, उसे पीते ही उन्हें उल्टी आने लगती है। अचानक से चीज कैसे बदल गई?
जो दवाई मेरी होने वाली ग्रैंड डॉटर इन लॉ ने मुझे दी है मैं उसे जरूर ज्यादा लूंगा। अनामिका स्पीचलेस हो गई। इतनी ज्यादा दवाई लेने की जरूरत नहीं थी एक्चुअली। कैलाश जी ने सबके सामने देवेंद्र जी को दवाई दिया और उन्होंने पी ली। उन्होंने काफी हिम्मत इकट्ठा की थी यह सब करने के लिए। बहुत टेस्टी है। ऋषि ने देखा कि देवेंद्र जी की बाहें आपस में सिकुड़ी हुई है। कैलाश अंकल भी जानती थी कि दवाई का टेस्ट बहुत बुरा है, लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। जिसने दवाई बनाई है वह खुद यहाँ है और दवाई सेहत के लिए अच्छी है। आप आज कैसा फील कर रहे थे? अनामिका ने पूछा। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम और देवांशु मुझसे मिलने के लिए आए। मेरे सारे दर्द गायब हो गए। जैसे ही देवेंद्र जी ने अपनी बात खत्म की, अचानक उन्होंने अपने दिल पर हाथ लगा लिया और उनके एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था जैसे में बहुत दर्द हो रहा हो। अनामिका कुछ करती उससे पहले ही वह थोड़े से नीचे झुके और उनके मुंह से खून निकल गया। सब शॉक हो गए। दादाजी, सर आप ठीक है? क्या हो रहा है? रुकिए, हम अभी डॉक्टर को बुलाते हैं। मिस अनामिका डॉक्टर है। मिस अनामिका प्लीज सर को चेक कीजिए, उनके साथ हुआ क्या है। अनामिका ने डायग्नोज किया और अचानक उसे कुछ पता चला और पूछा, क्या आपने ड्रिंक की थी? ये सुनते ही देवांश और ऋषि हैरानी से देवेंद्र जी की तरफ देखने लगे। नहीं, मैंने नहीं की थी ड्रिंक। देवेंद्र जी मना करना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि वह और नहीं छुपा सकते तो उन्होंने एडमिट किया, बस थोड़ी सी। अनामिका ने पूछा, एक बोतल वाइन? तुम्हें कैसे पता चला? देवेंद्र जी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। उसे कैसे पता चल गया? क्या वह कोई डॉक्टर नहीं होकर पड़ी है? अनामिका ने मुस्कुराकर देखा और बोली, वह वाइन की बोतल खाली है। देवेंद्र जी ने देखा तो वह खाली वाइन की बोतल उन्हीं के ब्लैंकेट के अंदर छुपी हुई थी और वह थोड़ी बहुत दिखाई दे रही थी। उन्होंने जल्दी से कैलाश की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, मैंने तुमसे नहीं कहा था इसे अच्छे से छुपाने के लिए? मैंने कोशिश की थी कि मुझे नहीं पता था ये पकड़ा जाएगा। देवांश और अनामिका अचानक से आ गए, इसलिए उसके पास वक्त नहीं था छुपाने का। दादाजी, देवांश काफी सीरियसली बोला। देवेंद्र जी समझ गए कि उनका पोता उन्हें फिर से लेक्चर देने वाला है, तो वह जल्दी से अपना हाथ वेव करते हुए बोले, ऑलराइट, मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं बस खुश हो गया था कि मेरी ग्रैंड डॉटर ने आ रही है तो मैंने गलती से पी ली। मैं दोबारा नहीं करूंगा। देवांश ने कोर्डली कहा, क्या हम आपकी बातों पर भरोसा कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? देवेंद्र जी जल्दी से बोले, अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के साथ रोज मुझे चेक करने आ जाना, ये देखने के लिए कि मैं ड्रिंक कर रहा हूँ या फिर नहीं। देवांश ने अनामिका की तरफ देखा और कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें दादाजी के लिए और दवाइयाँ तैयार कर लेनी चाहिए, क्योंकि यह तो सुधरने से रहे नहीं। नहीं, इस वक्त जो उन्होंने दवाई खाई थी वह बहुत कड़वी थी और दवाई का मतलब है कि वह ऑन द स्पॉट मर जाएंगे। क्या आपका मूड इतनी जल्दी बदल गया? देवांश जानबूझकर बोला, क्या आपने अभी भी नहीं कहा था कि आप अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ की बनाई हुई दवाई बहुत सारी खा लोगे? ये शैतान लड़का उन्हें जानबूझकर फंसा रहा है। कैलाश जो साइड में खड़ा था उसने रिपीट किया, मिस अनामिका, मैं सर की सेहत का अच्छे से ध्यान रखूंगा आपसे। अनामिका ने हल्का सा हिलाकर होकर उन्हें जेटली करेक्ट किया, प्लीज मुझे अनामिका कहिए। देवांश ने मुस्कुराकर सब्जेक्ट चेंज करते हुए कहा, अगर कैलाश अंकल अपने दादाजी के साथ टीम नहीं बनाई होती तो वो ड्रिंक कैसे कर पाते? आई प्रॉमिस, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। राइट। देवेंद्र जी को अचानक कुछ याद आया और उन्होंने खूबसूरत सा और लकड़ी का बॉक्स निकला और उसे खोलते ही एक खूबसूरत सी चैन और उसमें क्राउन लॉकेट था। ये देवांश की दादी माँ का सबसे खूबसूरत ज्वेलरी थी। उन्होंने कहा था कि जिस दिन देवांश किसी लड़की से शादी करने का फैसला कर लेगा उसे हम ये देंगे। वह क्राउन लॉकेट कम से कम 100 टॉप ग्रेड डायमंड से बना हुआ था, जो काफी सुंदर दिख रहा था। अनामिका जानती थी कि यह लॉकेट आज के जमाने में है और पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन सकता है, क्योंकि यह टॉप ग्रेड डायमंड से बना हुआ है और उसे वक्त के सबसे बड़े डिजाइनर ने बनाया था। जिस वक्त ये खरीदा गया था उस वक्त इसकी कीमत 30 करोड़ रुपए थी और इस वक्त तक उसकी कीमत बहुत बढ़ चुकी थी। इतना महंगा गिफ्ट मैं यह नहीं ले सकती, अनामिका मना कर रही थी। तभी देवेंद्र जी बोले, ये देवांश की दादी माँ की तरफ से गिफ्ट है, उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के लिए तुम्हें यह एक्सेप्ट करना होगा। अगर वह यहाँ होती तो वह पक्का तुम्हें अपने हाथों से पहनती। अपनी वाइफ का जिक्र आते ही देवेंद्र जी की आवाज थोड़ी भारी हो गई। अनामिका ने नोटिस किया कि वह काफी उदास है, तो उन्होंने उसने देवांश की तरफ देखा। देवांश ने एक्सप्लेन किया, कुछ साल पहले दादी माँ का कार एक्सीडेंट हो गया था और वह तभी से कोमा में है। वह जिंदा थी मगर वह मौत से बदतर जिंदगी थी। वह हिल नहीं सकती, बोल नहीं सकती और ना ही दर्द कोई महसूस कर सकती है। भले ही उन्होंने दुनिया के कई फेमस डॉक्टर को बुलाया था, मगर उनकी दादी माँ की कंडीशन को ठीक नहीं किया जा सका था। देवांश, यह अनामिका को पहना दो। ये सुनकर अनामिका भी थोड़ी उदास हो गई थी। ऑलराइट सर, मिस अनामिका यहाँ है तो इस बारे में बात नहीं करते। कैलाश अंकल को डर था कि देवेंद्र जी ज्यादा उदास हो जाएंगे तो उनकी कंडीशन बिगड़ जाएगी। हाँ, अनामिका यहाँ है तो इस बारे में बात नहीं करते। देवेंद्र जी ने अपनी मुस्कुराहट कैसे भी करके वापस लाए। यहाँ मैं तुम्हें पहना देता हूँ। देवांश ने वह चेन ली और अनामिका के करीब झुका। अनामिका उसकी परफ्यूम की स्मेल महसूस कर सकती थी। वह मना करना चाहती थी, मगर देवेंद्र जी की आंखों में उम्मीद देकर और उनकी बातें सुनकर वह चुप रही। उसकी खूबसूरत पतली गार्डन में वह लॉकेट ऐसा लग रहा था जैसे उसी के लिए खास करके बनाया गया हो। ये तुम पर बहुत सूट करता है। देवांश ने एक आईब्रो उठाई और उसकी आंखें बिल्कुल जेंटल दी। काश तुम्हारी मैं दादी माँ को भी यह सब बातें घर जाकर बात पता। अनामिका ने जवाब दिया, अगर सारी चीजें स्टेबल रही तो आप 3 दिनों में डिस्चार्ज हो जाएंगे। क्या तुम मुझे पिक करने आयोगी? हम तुम्हारी दादी माँ से मिलने एक साथ चलेंगे। अनामिका ने एक सेकंड के लिए सोचा और फिर बोली, ऑलराइट। अनामिका को ऐसा लगा कि उसे देवांश की दादी माँ से एक बार मिलना चाहिए, शायद वह कुछ मदद कर पाए। अनामिका की हाँ सुनकर देवेंद्र जी का मूड अच्छा हो गया। वह लोग काफी देर तक बातें करते रहे और जैसे ही वह लोग जाने वाले थे, अनामिका ने एक छोटी सी बोतल अपनी पॉकेट से निकली और उसे उन्हें देते हुए कहा, दादाजी आपके लिए। देवेंद्र जी ने कोई गिफ्ट की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने खुशी खुशी उसे ले लिया और पूछा, इसमें क्या है? यह एक स्वीट पिल है, इसे आप 1 महीने में एक ही लीजिएगा, 6 महीने तक लगातार। मैं उसके बाद गारंटी दे सकती हूँ कि आप 100 साल तक जिएंगे। सचमुच? तब तो ये बहुत महंगी होगी। अनु, तुम्हें इतनी अच्छी दवाई मिली कहाँ से? देवेंद्र जी ने उम्मीद नहीं की थी कि उनकी ग्रैंड डॉटर इन लोग उनके बारे में इतना सोचेगी। उनके पास हर चीज की सिवाय उनकी सेहत के और सबसे ज्यादा उन्हें जो चाहिए था वह थी एक लंबी जिंदगी, और अनु ने भी वही सोचा और उनके लिए वही किया जो उनके लिए काफी मायने रखता था। क्या मैं एक अभी खा सकता हूँ? देवेंद्र जी इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्होंने बोतल खोली और एक पिल खा ली। वह इतना एक्साइटेड हो गए कि और निकालने लगे। ऋषि ने पिल्स के डिजाइन को देखा और ध्यान से देखने पर वह शॉक हो गया। क्या ये वह टाइम डिफाइन पोर्शन नहीं है जो 2 ऑप्शन पहले उन्होंने देखे थे? ऐसा कहा जाता है कि एक हेल्थ टॉनिक है जो एक लंबी और हेल्दी जिंदगी देता है, और इस चीज का ऑप्शन 5-6 महीना में सिर्फ एक बार होता है, और एक गोली तकरीबन 10 लाख रुपए की होती है। लेकिन सवाल यह है कि मिस अनामिका को इतनी प्रेशियस और रेयर चीज मिली कहाँ से? क्वांटिटी देखकर समझ में आ सकता था कि इतनी पिल्स को इकट्ठा करने के लिए लगातार 10 सालों तक उन्हें खरीदना होगा, मगर अनामिका की उम्र तो इतनी नहीं है और वह इतने पैसे क्यों खर्च करेगी?
जिसकी उसे जरूरत ही नहीं है और क्यों उसे अपने साथ हमेशा रखेगी। ऐसा तो तभी हो सकता है जब वह खुद ही पिल्स बनाए। अगर वह खुद ही पल्स बनाए तो उसके पास वह जितनी चाहे उतनी हो सकती है। इस पॉसिबिलिटी के बारे में एहसास होते ही ऋषि हैरानी से देवांश की तरफ देखने लगा। देवांश भी वही सोच रहा था और उसके एक्सप्रेशन पर डिप हो गया। लगता है कि यह छोटी सी लड़की फेमस मिस आर्यर है, एक मेडिकल जीनियस शायद वही थी उस दिन ऑक्शन में जो उसे दवाई के लिए इतनी ऊंची बोले लग रही थी और उसके साथ कम्पीट कर रही थी। और अब उसे समझ में आ गया कि उस दिन अनामिका चर्च के पास क्यों थी, क्योंकि वह उसे दिन ऑक्शन के लिए गई थी। इस बारे में सोचते हुए देवांश मुस्कुराया। उसने उम्मीद नहीं की थी अनामिका की इतनी सारी आइडेंटिटी होगी एक के बाद एक। ये तो हैरानी की बात है। बिग बॉस आप बहुत लकी हो। ऋषि खुद को रोक नहीं पाया और उसने कहा। बिल्कुल, देवेंद्र ने खुश होते हुए कहा, ये बहुत अच्छी टेस्ट की है। मैं बहुत लकी हूँ, मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ ने मुझे इतनी सारी दी है। ये बहुत टेस्टी है। अनु, क्या मैं एक साथ ज्यादा खाऊंगा तो प्रॉब्लम होगी? क्या मैं हर रोज एक खा सकता हूँ? उनकी यह बात सुनते ही ऋषि और देवांश से एक साथ बोले नहीं। देवेंद्र जी ने उन दोनों को कंफ्यूज होकर देखा और पूछा, क्यों नहीं? ऋषि कुछ कहना चाहता था मगर उसने खुद को रोक लिया। इतनी महंगी दवाई जो लोगों तक पहुंच भी नहीं पाती, वह हर रोज एक खाना चाहते हैं। देवांश बोला, अनु ने कहा है ना कि आप एक महीने में एक ही खा सकते हैं। ठीक है, एक महीने में एक ही खाऊंगा। ठीक उसी वक्त अनामिका को फोन बजा और वह राघव था जो कॉल कर रहा था। सॉरी, मुझे बात करनी होगी। अनामिका उठी और बोर्ड के बाहर चली गई। तुम हॉस्पिटल में हो? दूसरी तरफ से राघव की आवाज आई। हाँ, कुछ काम है, अनामिका ने केजवली जवाब दिया। लक्ष्मी दादी को कुछ देर के लिए आज होश आया था। राघव धीरे से बोला, सिर्फ कुछ मिनट के लिए, मगर एक मिनट के दौरान वह लगातार तुम्हारा नाम लिए जा रही थी। वह तुम्हें कॉल भी करना चाहती थी मगर मैंने उन्हें रोक दिया। तुम उनकी कंडीशन जानती हो, कोई भी कंडीशन प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, इसलिए मैंने उन्हें रोका। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। 24 साथ में खाना। अब तक आपने पढ़ा क्या अनामिका देवेंद्र जी से मिलती है और उन्हें एक बहुत ही महंगी और दवाई गिफ्ट के तौर पर देती है, जिसे देखकर देवांश और ऋषि हैरान हो जाते हैं। अब आगे राघव ने सारी सिचुएशन अनामिका को बता दी। लक्ष्मी जी को सबसे ज्यादा चिंता अनामिका की थी। उठते ही सबसे पहले उन्हें अनामिका को ही चेक करने का ख्याल आया, भले ही अनामिका उन्हें न बताए कि उनके पीछे मदन और मीना ने क्या किया है। मगर अनामिका की आवाज सुनकर ही वह रोने लगती थी और वह ज्यादा एक्साइटेड हो गई तो उनकी जिंदगी जा सकती थी और उनकी इतने दिनों का इलाज बेकार हो जाता। तुम अभी भी अस्पताल में हो तो तुम क्यों नहीं आकर उन्हें एक बार देख लेती और आज के मेडिकल रिपोर्ट भी चेक कर लेना। ऑलराइट, मैंने अभी भी मीटिंग खत्म किया, मैं तुम्हें मेरे पास रिपोर्ट लेकर आता हूँ। ओके। कॉल काटने के बाद अनामिका लक्ष्मी दादी के बोर्ड की तरफ बढ़ गई। लक्ष्मी दादी अभी भी बेहोश थी मगर उनके हाथ में टाइटली है ब्रेसलेट को पकड़ा हुआ था। वह चीज थी जो अनामिका पहली बार अपने पैसे से खरीद कर उनके लिए लाई थी। अनामिका ने प्यार से उनके बेजान पड़े हाथ को पकड़ा और शायद लक्ष्मी दादी को उसके आने का एहसास हो गया और उनकी उंगलियां धीरे से हिली। ठीक उसी वक्त बोर्ड का दरवाजा खुला। अंदर वाले इंसान मीना थी और अनामिका को देखते ही पहले वह हैरान हुई और फिर गुस्से में बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कौन किसने आने दिया तुम्हें अंदर? क्या तुम हर रोज यही घूमती रहती हो और इंतजार करती रहती हो मॉम के होश में आने का ताकि वह तुम्हें वापस मेहता परिवार में लेकर आए तो सपने देखते रहो? मदन ने एक अजीब से लुक के साथ अनामिका को देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह ऐसी होगी। वह हर रोज हॉस्पिटल आ जाएगी जब कोई आसपास नहीं होगा, सिर्फ अमीर परिवार में रहने के लिए। ये बहुत हो गया है, वह नहीं रह सकती उनके साथ क्योंकि वह मेहता परिवार की असली बेटी नहीं है। मदन, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि यह हमारी बेटी होने का नाम लेकर वार्ड में आराम से आती जाती होगी। तुम्हें इसको बताना होगा कि इसका हमारे परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। हमारी बेटी युविका है, वह इसे अंदर ना आने दे। मदन को भी यही शक था, वरना इतनी सिक्योरिटी होने के बाद वह वीआईपी वार्ड में ऐसे कैसे आ सकती है? उसने पक्का नस को बताया होगा कि वह मेहता परिवार की बेटी है, लक्ष्मी दादी की अपनी पोती। जब मीना ने देखा कि अनामिका नहीं जाने वाली तो उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या कर रही हो तुम यहाँ अभी भी? गेट आउट या फिर तो मैं तुम्हें लात मार के बाहर निकालूं। पेशेंट को आराम की जरूरत है। अनामिका शांति से खड़ी थी, वैसे भी उसे यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना था। उसकी दादी उठने ही वाली है और उसके होने से वह दुखी होकर रोने लगेगी और उनकी कंडीशन खराब हो जाएगी। अनामिका को वहां से जाता देखकर मीना गुस्सा हो रही थी। उसने आज अपना बैग लाया हुआ था जिसे उसने टाइटली पड़ा और अनामिका की पीठ की तरफ वह फेंका, लेकिन ठीक उसी वक्त अनामिका को किसी हाथ में खींच लिया और बैग जमीन पर जाकर गिरा। जब मीना और मदन दोनों ने देखा कि वह इंसान कौन है तो वह दोनों शॉक हो गए। डॉक्टर राघव, तो इस तरह आप ट्रीट करते हैं उसे, इंसान को जिसने आप तुम्हारे माँ की जान बचाई है? राघव का चेहरा कुलिदने से भरा हुआ था और उसकी आंखें डार्क हो गई थी। लाइफ सेवर। मदन और मीना दोनों हैरान हो गए और अनामिका को देखने लगे। यह इतना स्पेशल केस है, इसमें अगर यह नहीं होती ना तो इस अस्पताल में अब तक लाशों का ढेर लग चुका होता। राघव मेहता परिवार को और बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने गुस्से में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग अपने दम पर लक्ष्मी दादी को बिना इसकी मदद की इस तरह के वार्ड में रख पाते? क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें इतनी स्पेशल केयर मिलती? क्या तुम्हें लगता है कि वह इतनी बार मौत के मुंह से बचकर वापस आ जाती? ये मीना और मदन हैरान हो गया। अनामिका ने क्या होगा? क्या लक्ष्मी जी को यह वीआईपी वार्ड परमार परिवार की वजह से नहीं मिला? अनामिका ने क्या किया होगा? वही रूम नंबर 306 में देवेंद्र जी बहुत खुश थे और उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी और वह लगातार अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ की तारीफ को किया जा रहे थे। शैतान, तुझे इस बार सचमुच जैकपॉट लग गया है। तुझे उससे शादी करनी होगी। अगर तुमने उसके साथ कोई बुरा बिहेव किया तो मैं सबसे पहले तुझे सबक सिखाऊंगा। मैं जानता हूँ, देवांश ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अगर अनामिका की नहीं होती तो वह बिल्कुल बात नहीं करता है। वह कितनी खूबसूरत है, कितनी यंग है और उसकी मेडिकल नॉलेज कितनी अच्छी है। ऐसी वाइफ होना बहुत खुशकिस्मती की बात है और उस जैसी लड़कियों के पीछे कोई लड़के पड़े रहते हैं। ये बोलकर देवेंद्र जी ने कैलाश अंकल से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा पोता थोड़ा बुढ़ा हो गया है? ये सुनकर ऋषि ऑलमोस्ट हंसने ही वाला था। बुढ़ा? उसके बोझ सिर्फ 22 साल के हैं। वैसे इनकी जोड़ी तो स्वर्ग में बनी है, लेकिन जब बात अनामिका की यही है तो वह अभी तक वापस क्यों नहीं आई? कैलाश अंकल ने अपनी घड़ी चेक करते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम हो, कोई होगी रास्ते में? ये सुनते ही देवेंद्र जल्दी से बोले, देवांश जाकर चेक करो। तो जैसे हाँ देवांश रूम से बाहर निकाला, उसे सामने एक मेल डॉक्टर अनामिका को प्रोटेक्ट करता हुआ दिखाई दिए। क्या ये वह डॉक्टर नहीं है जिसने उसे दिन में अनामिका की मदद की थी? ऋषि की आंखें काफी तेज थी और उसने तुरंत सामने खड़े राघव को पहचान लिया। शायद यह विश्वनाथ जी का पोता राघव है। हो क्या रहा है बॉस? क्या आपको लगता है कि मिस अनामिका मुसीबत में है और डॉक्टर राघव उनकी मदद कर रहे हैं? इस वक्त देवांश ऋषि की कोई बात नहीं सुन रहा था क्योंकि उसे एक अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही थी जो उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। एक कड़वी और नाखुशी वाली एक्सपीरियंस, ऐसा जैसे जो उसका है उससे कोई छीनने की कोशिश कर रहा है।
सर देखकर लगता है कि डॉक्टर राघव और मिस अनामिका एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं और उन्हें काफी चिंता भी है। ऋषि ने ऑब्जर्व करके बताया और आसपास की टेंशन को महसूस करके उसने देवांश को चिढ़ाया, बॉस क्या आपको जलन हो रही है? देवांश ने कोल्डली जवाब दिया, वह सिर्फ एक डॉक्टर है सर। डॉक्टर राघव और मिस अनामिका दोनों ही मेडिकल फील्ड से है, वह सेम बैकग्राउंड से है। अगर ऋषि अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले ही देवांश अनामिका की डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगा। क्या बॉस ने अभी अभी नहीं कहा था कि उन्हें जलन नहीं हो रही है? भूल जाओ। अनामिका और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह वहां से जाने लगी। राघव को बहुत गुस्सा आ रहा था और वह बोला, तुम्हें सचमुच इन लोगों को बता देना चाहिए कि आज लक्ष्मी दादी जिंदा है तो किसकी वजह से। यहाँ पर कुछ बात करने के लिए है नहीं। इतना कहकर अनामिका निकल गई और इरिटेटेड राघव भी उसके पीछे पीछे आने लगा। डॉक्टर राघव का मतलब क्या है? हमारी माँ की जिंदा होने का कारण हमारा परिवार है और परमार परिवार है, न कि अनामिका, राइट? मीना बहुत कंफ्यूज थी और उन दोनों को जाते हुए देखकर वह खुद को रोक नहीं पाए और बोली, उसने ना ही पैसे दिए हैं और न ही कोई पावर इस्तेमाल की है मोम को मौत के मुंह से वापस देने के लिए। ये सब एब्सोल्युटली डिक्लेयर से कई सारे डॉक्टर ने मदद की है और जिसके पैसे हम देखते हैं, और परमार परिवार ने मोम को यह वीआईपी रूम दिलवाया हॉस्पिटल का, इसलिए वह जिंदा है। चलो चलते हैं। मदन कोई मुसीबत नहीं खड़ा करना चाहता था। इतना अमीर और अच्छे बिजनेस में होने की वजह से उसे एक अच्छी पब्लिक इमेज बने रखनी होगी बिना कोई सीन क्रिएट किया। मगर मीना ना खुश होकर बोली, क्या डॉक्टर राघव अभी अनामिका को लेकर झूठ बोल रहे थे और उसे बचा रहे थे क्योंकि वह उसे लाइक करते हैं? मुझे थोड़ा अजीब लगा। उनका एटीट्यूड हमारे लिए कितना बुरा था पहले, शायद ये भी अनामिका की वजह से। स्टॉप इट, चल के मोम को देखते हैं। मुझे नहीं पता कि मोम को कब होश आएगा। मैंने ऑलरेडी विल तैयार कर ली है, होश में आते ही वह सब साइन कर देगी और अपने सारे एसेट्स हमें और युविका को दे देंगी तो मुझे एक राहत की सांस मिलेगी। अपनी आवाज नीचे करो। मदन ने उसकी तरफ घूरकर देखा और बोला, क्या तुम चाहती हो कि सारी दुनिया तुम्हारी बातें सुन ले? ये सुनते ही मीना ने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया और अस्पताल के रूम का दरवाजा बंद कर दिया। अनामिका को कोई आइडिया नहीं था कि वह दोनों यहाँ क्यों आए हैं। उसने पीछे मुड़कर राघव को देखा और बोली, मुझे कुछ काम है, तुम जा सकते हो। लक्ष्मी दादी की मेडिकल रिपोर्ट का क्या? अगर कोई स्पेशल सर्कमफ्रेंसेस नहीं है तो तुम खुद ही पढ़ लो। ओके। राघव ने नोटिस किया कि एक उसी का ही उम्र का लड़का जिसके छोटे बाल है, पैर लंबे है और काफी खतरनाक हो रहा है, वह उनका इंतजार कर रहा है। क्या यह इंसान देवांश सिंघानिया है? जब से अनामिका ने देवेंद्र जी की जान बचाई है, शायद अनामिका इस आदमी से कोई ज्यादा मिलने लगी है। देवांश ने एक नजर राघव की तरफ देखा भी नहीं, उसकी आंखें लगातार अनामिका पर बनी हुई थी और उसने सॉफ्ट आवाज में पूछा, क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, अगर है तो मुझे बता दो, मैं मदद कर दूंगा। अनामिका ने देवांश के एक्सप्रेशन देखे और लाइटली बोली, कुछ नहीं है, बस मैं कुछ दो लोगों से टकरा गई थी, मैं दादाजी को देखने जा रही हूँ। ओके। देवांश ने अनामिका के पीछे रूम नंबर 301 को देखा और फिर ज्यादा दूर न खड़े राघव को, जिसे नहीं पता था कि उसे देवांश को ग्रिड करना चाहिए या फिर नहीं। इस आदमी की उसके दादाजी देवांश की काफी रिस्पेक्ट करते थे। वह कुछ कहने जा ही रहा था तभी देवांश ने उसे पर से अपनी नजर हटाई और अनामिका के पीछे पीछे रूम में जाने लगा। अनु, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई थी ना? अनामिका को अपने सामने देखते ही देवेंद्र जी ने चिंता से पूछा। नहीं, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो देवांश को बता देना, वह तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुम्हें लगे कि वह नहीं कर पा रहा है तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें पक्का मदद करूंगा। अनामिका ने उनकी तरफ देखा और बोली, ओके। जाने से पहले देवेंद्र जी उसे बार बार याद दिला रहे थे, अनु भूलना मत हमारे वादे के बारे में, मैं 2 दिन बाद डिस्चार्ज हो रहा हूँ, तुम्हें जरूर आना होगा। मैं जरूर आऊंगी। हॉस्पिटल से निकलने के बाद अनामिका ने देवांश से उसकी दादी माँ की कंडीशन पूछी। उन्हें एक ब्रेन इंजरी हुई है। देवांश ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया। अपने आप सांस लेने के अलावा और उनकी पलकें झपकाने के अलावा सारे सिम्टम्स उनके कोमा स्टेट वाले हैं। सीधी भाषा में कहा जाए तो वह एक चलती फाड़ती लाश बन चुकी है। अनामिका समझ गई। उसे याद आया कि उसने कुछ वक्त पहले ऐसे एक केस को ट्रीट किया था और जिसमें पेशेंट भी ब्रेन इंजरी की वजह से ये पैरालाइज हो गया था। सिचुएशन कंट्रोल में आ गई थी लेकिन उसके लिए काफी मेडिकेशन की जरूरत पड़ी थी। कुछ ऐसी ही दवाएं भी थी जिन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है, कुछ उसमें ऐसी भी है जो इलीगल एरिया और बॉर्डर से बाहर से मंगाई गई थी। आसान शब्दों में कहा जाए कि इस तरह की पेशेंट को ठीक करना काफी बड़ा और मुसीबत वाला काम है। कैसा रहेगा हम आज रात एक साथ डिनर करें तो? देवांश ने पूछा। अनामिका ने टाइम चेक किया। उसे याद आया कि उसके पेरेंट्स घर पर उसका इंतजार कर रहे होंगे। ठीक उसी वक्त देवांश ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। कॉल कनेक्ट होते ही वह बोला, हेलो, मैं हूँ देवांश अनु और मैं एक साथ डिनर करने जा रहे हैं। ओके, मैं उसका ध्यान रखूंगा। इतनी कन्वर्सेशन के बाद उसने कॉल कर दिया और अनामिका ने सोचा क्या यह मुझे मेरा ओपिनियन भी पूछेगा। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।